क्लास स्टार्ट करते हैं आज की एंड विद नोट मेरी क्रिसमस टू एवरीवन एंड एक और चीज़ आप लोगों के लिए वो ये है कि आई होप कि आप सभी बच्चों ने जो है कल का एमसीक्यू सेशन जो है वो अटेंड किया होगा क्योंकि बिकॉज कल एक एमसीक्यू सेशन में कल उस एमसीक्यू सेशन में मैंने ना ही सिर्फ एमसीक्यू कराए बल्कि कुछ बातें भी आपको समझाई हाउ टू टेक अ ग्रिप ऑन एनी सब्जेक्ट और क्या क्या चीज़ें और होती है पढ़ाई के दौरान वो मैंने बहुत सारे टिप्स आपको दी थी और उन्हीं में से एक टिप आज हम इस्तेमाल भी करने वाले हैं उसका इस्तेमाल आज के टॉपिक में होगा तो जिन बच्चों ने कल एमसीक्यू सेशन मेरा अटेंड किया था ना तो वो तुरंत समझ जाएंगे बट बिफोर दैट मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि लिटरली कि एमसीक्यू सेशन में दोज एमसीक्यूज वर ऑल टुगेदर न्यू फॉर यू एंड दैट वाज द वेरी फर्स्ट टाइम तो आपको क्या लगा व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस व्हाट यू थॉट ऑफ एंड like you have approximately like there are 100 students which have enrolled for the batch and वो सारे बच्चे जो है जो जिन्होंने एनरोल किया बैच के अंदर उनकी एमसीक्यूज से एक एक्सपेक्टेशंस होती है कि हाँ एमसीक्यूज हम कैसे करेंगे ठीक है तो दैट वर्सेस व्हाट वाज डिड यस्टरडे तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस अमन सबसे पहले क्योंकि अमन बहुत लोगों को वहां पे गुमराह कर रहा था हाँ अच्छा अभी मैं लड़कियों के बारे में बोलने के लिए बोलूंगी ना तो तेरे पास पूरा पैराग्राफ होगा है ना ऐसे बोलूं मैं हाँ तो अमन एक बात तो धुंधला धुंधला क्यों कर रहा था ये अमन पहले बता कि तो धुंधला धुंधला सबको ऐसा गलत गलत राह क्यों दिखा रहा था ये बता देख लो तुम समझो देखो ये वही लोग हैं जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे सबको व्हाट्सएप ग्रुप में इन्वॉल्व रखेंगे बट साइड बाई साइड पढ़ाई पे ध्यान देंगे समझ रहे हो किसी और को बाद में एडमिन बना के चलते बनेंगे हाँ हाँ फिर रुक गया था फिर उसके बाद में तुमने तुमने उसके उससे उसके थ्रू नहीं किया था स्कैन नहीं किया था अमन का गेस 20 आउट ऑफ 23 राइट चलो ओके हाँ रोशन ओवर टू यू हम्म ठीक है ठीक है and you know if you are attempting even in the first instance you're attempting more than 75% right answers ना you're on a right page ठीक है एंड देखो मैं ये चीज बोलूंगी कि तो फर्स्ट ही सेशन था ना ऐसा आगे अब आप एमसीक्यूज करोगे है ना चलो अच्छा अब ये बताओ मुझे कि जो हम क्लास में करते हैं पढ़ाई करते हैं वो क्लास की पढ़ाई प्लस जो कल आपने एमसीक्यू करे कोई फायदा लगा आपको या आप वैसे ही कर देते मुझे ये बताओ मैं तो क्लास में एक भी एमसीक्यू सॉल्व नहीं कराया कि हाँ चलो आज एमसीक्यू कर लेते हैं सीधा हमने यूट्यूब पर जो है वो वीडियो डाला सीधा आपको मैंने हाथ में कमांड दे दी कि राइट आंसर्स चूज करें कोई प्रैक्टिस सेशन नहीं हुआ उससे पहले तो मुझे ये बताओ कि क्या क्लास में जबकि हमने प्रैक्टिस नहीं करी फिर भी क्या तुमने जो वो सेशन था उसमें तुम अटेम्प्ट कर पाए तो वॉज लाइक तुम्हारी क्या फीलिंग थी व्हाट वर यू एक्सपेक्टिंग फ्रॉम फ्रॉम इट प्रणव मिश्रा ओवर टू यू यू कैन आंसर दिस अच्छा प्रणव कितने मार्क्स आए तुम्हारे आ अच्छा कंग्रेचुलेशंस प्रणव यू आर द कौन बनेगा चैंपियन का फर्स्ट चैंपियन एवरीवन प्लीज गिव अ राउंड ऑफ अप्लॉज टू प्रणव मिश्रा
ये सो प्रणव, गिव टू मेंटेन दिस, ओके, यस, ओके। एंड अब मुझे आप लोगों से ये बात करनी है कि देखो, जो ये प्रैक्टिस सेशन है ये अपने ऐसे ही चलते रहेंगे, ठीक है, और आपको इन्हीं के थ्रू प्रैक्टिस करनी है। मैं आपको एक बात बताती हूँ, एग्जाम के टाइम पे आपके पास देखो पेपर जो है एफएम प्लस एसएम है, समझते हो, आपको ना एफएम भी रिवाइज करना है, ठीक है। तो समझो कि इतना टाइम नहीं होगा कि मैं आपको ये बोलूँ कि लो बेटा ये एमसीक्यू बुकलेट है, इसको इसमें 1000 क्वेश्चन है, ठीक है, और इसको एग्जाम टाइम में रिवाइज कर लेना। कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। तो आपने ये गलती नहीं करनी। टेलीग्राम पर मेरे प्यारे बच्चों बहुत सारे पीडीएफ्स जो होते हैं वो सर्कुलेट होते रहते हैं, ठीक है। ये देखो ये एमसीक्यू का पीडीएफ, ये देखो ये एमसीक्यू का पीडीएफ। बट मैं तुम्हें बताऊं कि अगर तुमने मेरे प्रैक्टिस सेशंस कर लिए ना, जो जो हमने कौन बनेगा चैंपियन ये करा है, दीज आर मोर देन सफिशिएंट। प्लस आपको तो पता ही है आपके टेस्ट भी तो होंगे चैप्टर वाइज, होंगे कि नहीं होंगे, वहां पर भी कवरेज होगी। तो बस आपने उतना ही पकड़ रखना है, आपने अपना टाइम जो एमसीक्यू के ऊपर डिवोट करना है वो इतना ही करना है, ज्यादा टाइम डिवोट नहीं करना। और एग्जाम में तो आपके पास होगा भी नहीं टाइम। एफएम ऑल टुगेदर प्रैक्टिकल पेपर वो भी आपको रिवाइज करना होगा उसी 2 दिन के अंदर, और एसएम का भी रिवाइज करना होगा उसी 2 दिन के अंदर। तो मैं नहीं मानती कि भैया किसी के पास इतना वेला टाइम होगा कि वो एमसीक्यूज जो है वो रिवाइज कर ले। हाँ, प्लस अब मैं आपको ये बोलूंगी कि अगर मैं एसएम की जगह में एफएम की बात करूं तो एफएम की वीडियो एफएम के कंटेंट के लिए मैं बोल सकती हूँ कि जो एफएम है ना, एफएम में पहले एमसीक्यूज नहीं थे, अब एमसीक्यू है। तो एफएम के एमसीक्यूज अगर आप थोड़े बहुत कर लेते हो प्रैक्टिस, कहीं से मिल जाते हैं आपको, या वो एक पैटर्न होगा, वो एक सही पैटर्न होगा, बट दैट टू इवन बिफोर द एग्जामिनेशन, क्योंकि बच्चों को प्रैक्टिकल पेपर के एमसीक्यूज सॉल्व करने की आदत नहीं है, और थ्योरी के एमसीक्यूज फिर भी वो सॉल्व कर लेते हैं, ओके। तो अगर आपको लगे कि हाँ मुझे सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करना है तो आप एफएम का फिर भी सॉल्व कर सकते हैं, बट एसएम की जरूरत नहीं है। तो टेलीग्राम पे बहुत कुछ घूमता रहता है ना, हम टेम्पटिंग तो लगता है ना, और कंपैरिजन होता है, पर मैं ये बोलूंगी कंपैरिजन में, कल मैंने यूट्यूब पे सेशन क्यों रखा, क्योंकि मैं ये देखना चाहती थी कि मेरा पढ़ा हुआ बच्चा चैंपियन बन रहा है या मेरा ना पढ़ा हुआ बच्चा चैंपियन बन रहा है, समझ रहे हो। और चैंपियन कौन बना? प्रणव मिश्रा। दैट इज वॉट आई वॉन्टेड टू हैव, लाइक मैं ये एनालिसिस करना चाहती थी और मैं दिखाना चाहती थी कि हाँ देखो ये क्या चीज है। द पॉइंट इज कि मेरा पढ़ाने का पैटर्न ऐसा है कि आपको टाइम डिवोट नहीं करना पड़ेगा, बट अगर आप करते हो तो दैट विल बी अ वेस्टेज ऑफ टाइम, ओके। चलिए, सो आज की क्लास शुरू करते हैं। दिस टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद सेकेंड लेक्चर ऑफ चैप्टर नंबर 2। अमन मुझे फटाफट से बता दे जरा, चैप्टर टोटल कितने हैं अपने एसएम के अंदर? अच्छा, फर्स्ट का नाम? ठीक है, सेकंड? थर्ड? फोर्थ और फिफ्थ तूने पिछली बार बताए नहीं थे तो इस बार बता दे, ठीक है। और लास्ट? स्ट्रेटेजी बना के जेब में रखेगा? इम्प्लीमेंट, अच्छा ठीक है। सागर, फोर्थ और फिफ्थ सही जवाब आया है इसके यहाँ से? तो कोई बात नहीं, अब पता चल जाएगा। रोशन, तुम ही थोड़ी रोशनी डाल दो। नहीं पता, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। चलो, कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, फर्स्ट थी तो आपको अच्छी तरीके से याद हो गए है ना। चलो तो फर्स्ट थ्री रोशन दोबारा से रिपीट करना जरा, पहला क्या था? ठीक है, चलो सेकंड वाला बता दे अभी प्रणव। हाँ, ठीक है, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन। लास्ट वाला क्या बोलते हैं, स्ट्रेटजी बना के जेब में थोड़ी रखेंगे, ऐसे करके आप याद कर सकते हो, ठीक है।
अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ कि जब मैंने आपसे ना कुछ आंसर्स वगैरह लिखवाए थे, इवन मैंने इवैल्यूएशन भी किया था, तो मैंने आपको वहां पर एक टिप दी थी, एंड दैट टिप वाज कि ये जो मैंने आपको सिखाया है कि हाँ चैप्टर के नाम याद करो, आप इन इसको यूज भी करेंगे वाइल राइटिंग द आंसर्स। याद करो, मैंने आपसे कहा था जैसे आप लॉ में लिखते हैं अकॉर्डिंग टू द फलाना एक्ट, फलाना ये प्रोविजन, सिमिलरली मैंने आपसे कहा था कि आप यहाँ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में लिखोगे अकॉर्डिंग टू चैप्टर नंबर 1, inverted comma start, introduction to strategic management, strategy can be partly proactive and partly reactive, है ना। याद है मैंने कहा था आप लोगों से कि आपको ऐसा करना है, बट आप लोगों में से किसी ने भी इसको इम्प्लीमेंट करने का अभी तक तो मुझे नहीं करके दिखाया। तो बेटा आप लोग इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो, आप लोग अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो, बट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि आप कभी से इम्प्लीमेंट करोगे। ठीक है, तो आज का एक क्वेश्चन फिर से होमवर्क जाएगा जिसमें कि मैं चाहूंगी कि आप इसको इम्प्लीमेंट करें और वापस से अपने आंसर्स को थोड़ा इम्प्रोवाइज करें। ओके, शुरुआत के नाम, हाँ प्रत्युषी तो बात सही है, शुरुआत के नाम, क्योंकि मेरे बच्चों को मैं नोटिफाई करती रहती हूँ ना, बाकी किसी को नोटिफाई नहीं करती। एमसीक्यूज 15 मार्क्स के, हाँ जी बेटा 15 मार्क्स के एमसीक्यूज रहते हैं। तो हमने चैप्टर नंबर 2 में एक टॉपिक है विच इज वैल्यू चेन एनालिसिस, वो हमने लास्ट क्लास में किया था। वैल्यू चेन एनालिसिस का जो ये टॉपिक है, ये किस महाशय ने दिया था? हु वाज दैट पर्सन? वेरी गुड, माइकल पोर्टर। अच्छा, आज फिर वो दिन है किसका? माइकल पोर्टर का। वैसे भी देखो मैरी क्रिसमस, बाहर के लोगों का त्योहार है, तो माइकल पोर्टर को भी हमें आज वैल्यू करना पड़ेगा। बट माइकल पोर्टर को वैल्यू करने से पहले कुछ और टॉपिक्स भी हैं जो कि मैं आपको आज पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, तो आज हमारे अप्रोक्सीमेटली 4 टॉपिक्स में बकेट में लेकर आई हूँ जो कि मुझे आज की आज कराने हैं। ठीक है, शैल वी बिगिन? ओके, आप लोगों में से किसी की एनर्जी कम तो नहीं है ना? तो ये ऐसा तो नहीं कि पार्टी वार्टी करके आ रखे हो, इसके बाद ही पार्टी करोगे ना? चलो, तो मैं शुरू करती हूँ सबसे पहले टॉपिक से। और जो सबसे पहला टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों, उसके ऊपर मैं बड़ा लिख सकती हूँ कि ये क्या है? अमेंडमेंट। अमेंडमेंट का मतलब है कि ये नवंबर 23 के सिलेबस में नहीं था, मई 24 के सिलेबस में था। कुछ बच्चे अगेन बोलूंगी, टेलीग्राम पर ना कोई पीडीएफ अगर सर्कुलेट हो रही है जहां पर लिखा है कि नहीं भैया स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट सेम ही है, उनको मैं बोलना चाहूंगी कि मैं अपनी क्लास में अमेंडमेंट वर्ड कितना यूज करती हूँ, कितना ऑफन यूज करती हूँ, आप खुद सोच लो कि हाँ भाई मैम क्या किस फ्रीक्वेंसी पे अमेंडमेंट वर्ड यूज करती है। होता क्या है मैं आपको बता देती हूँ कि ना देखो फैकल्टी को भी जोर पड़ता है अमेंडमेंट्स को इनकॉर्पोरेट करने के लिए अपने टीचिंग के अंदर, अपनी किताबों के अंदर। तो सब लोग क्या करते हैं, ऊपर ऊपर से करने की कोशिश करते हैं, बट मैं ये पेपर ले रही हूँ तो मुझे इन डेप्थ ही कराना है, तो मैं आपको बात बात बताऊंगी कि ये अमेंडमेंट है और ये अमेंडमेंट में ऐड हुआ है, ये माइनस हुआ है, ये प्लस हुआ है, मैं आपको हर बारी बताऊंगी और फिर आपसे ही पूछूंगी कि आपको क्या लगता है अमेंडमेंट थे कि नहीं थे। चलो, द वेरी फर्स्ट टॉपिक विच वी आर गोइंग टू डू टुडे इज, आज की क्लास का सबसे पहला टॉपिक होगा बिजनेस, बेसिकली प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स, ठीक है। चलो अब मुझे बताओ, आपने तो सुना होगा ना प्रोडक्ट क्या होता है, बताओ। जैसे कि सोनाली मैम का कामयाबी बैच, ये क्या है? एक प्रोडक्ट है। बोलो हाँ कि ना, क्या ये एक प्रोडक्ट है? प्रोडक्ट इंक्लूड्स द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑल्सो। ऐसा नहीं कि खाली खाली प्रोडक्ट्स आएगा। इज दैट क्लियर? तो मुझे ये बताओ कि क्या आपको पता है प्रोडक्ट क्या होता है, यस और नो? कैन यू डिफाइन प्रोडक्ट? एनीवन इन द क्लास? एनीवन इन द क्लास? कैन यू डिफाइन अ प्रोडक्ट? वेरी गुड, हु हैज गिवन मी द आंसर, प्लीज नेम। क्या बात है, खुशी, तुम्हारा आंसर सुन के मुझे खुशी आ गई। मुझे तो यही स्टेटमेंट चाहिए था कि भैया जो भी बिजनेसेस कुछ लेकर आते हैं जिसको कि वो मार्केट में क्या करते हैं, सोल्ड आउट करते हैं, मार्केट में बेचते हैं, उसको क्या कहते हैं? प्रोडक्ट या सर्विसेज। दो बातें मुझे यहाँ खुशी ने बता दी। पहला पहला कौन करता है? बिजनेस। कहाँ पे करते हैं?
जो ये सेलिंग है ये कहाँ पर होती है? मार्केट के अंदर। ठीक है, अब धीरे धीरे करके सुनना, तुरंत ही कॉन्सेप्ट आ जाएगा, ध्यान से मेरी बात सुनना। सो कैन आई से दैट products and services are those things which are being sold by the businesses in the markets? Yes or no? ठीक है, इजी सिंपल। चलिए, प्रत्युष शुक्ला कह रहे हैं सोनाली मैम के हैंडमेड नोट्स। हाँ जी बेटा, डिले हो गई है बट न्यू ईयर पे लॉन्च होने जा रहे हैं, और लॉन्चिंग वीडियो जो है वो इस संडे को आ रही है, और धांसू लॉन्चिंग है। तुमने मैंने मतलब क्रिसमस पे मैं लेके आ रही थी, फिर मैंने एमसीक्यू सेशन जो है वो लेके आई मैं, क्योंकि वो दैट वाज अ नीड ऑफ द आवर। तो अभी मैंने उसको डिले करके न्यू ईयर कर दिया। न्यू ईयर पे वी आर गोना लॉन्च द हैंडमेड नोट्स एंड सबको था इंतजार, तो मैंने कहा चलो ठीक है, नया नया साल। प्रत्युष कह रहा है हमारा गिफ्ट डिले कर दिया। गिफ्ट? 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 अरे गिफ्ट सेंटा लेके आता है ना, तो वो तो सेंटा क्लॉज से चला गया, न्यू ईयर पे लॉन्च कर रही हूँ मैं। चलो ओके, सो अब ध्यान से मेरी बात सुनना। आपको मीनिंग समझ में आ गया, क्लियर हो गया? मीनिंग ऐसा नहीं जिसको कि आपको रटना पड़े। नाउ द क्वेश्चन जो कि न्यू सिलेबस में ऐड हुआ है, जो कि जिसमें कि वो पूछता है व्हाट आर दी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि जो सामान बिजनेस बेचता है मार्केट के अंदर, उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं, और एक प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं वो बता दो। तो अब आप मुझे बताओ, आपको नहीं पता कि एक प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? यस और नो? कितना इजी होगा? अमन गर्ग कह रहे हैं न्यू नोट्स, न्यू सिलेबस, न्यू ईयर, बढ़िया है। बस क्या बोलते हैं, मैं ये बोलूँगी कि फटाफट से, बस मैं भी ये बोलूँगी कि बिजनेस हूँ, फटाफट से मेरा प्रोडक्ट जो है वो सोल आउट हो जाए मार्केट के अंदर। चलिए चलिए, तो पहला पहला प्रोडक्ट सुनो, आ जाओ, चलो हैंडमेड नोट्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि इतना हाइप पे जा रहा है, चलो इसको ही ले लेती हूँ। चलो मुझे बताओ, मेरे हैंडमेड नोट्स का सबसे पहला करेक्टर तुम मुझे बताओगे, बताओ ये टैंजिबल है या इनटैंजिबल है? टेंजिबल है या इनटेंजिबल है? क्या बात है, टेंजिबल है। चलो मैम, आप नोट्स तो लॉन्च करोगे, पर क्या हमें वो गिफ्ट में मिलेंगे? गिफ्ट में मिलेंगे, यानी कि आई एम गोना टॉक अबाउट दी प्राइस। गिफ्ट में मिलेंगे या उसकी कोई कॉस्ट होगी, या हमें कोई लॉन्च ऑफर भी है, कुछ है? गिफ्ट, हाँ हाँ हाँ, गिफ्ट। हाँ, तभी तो मैं क्रिसमस पे लॉन्च नहीं कर रही, मैंने कहा सेंटा बन के मेरे को सब बोलेंगे मैम गिफ्ट में दो, मैम गिफ्ट में दो। चलो, तो इट इट द प्रोडक्ट शुड हैव अ प्राइस। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ टेंजिबिलिटी, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ इनटेंजिबिलिटी। अच्छा मुझे एक बात तो बताओ कि टेंजिबल इनटेंजिबल तो पता होगा, इतने तो बुद्धू नहीं हो आप लोग, राइट? इजी सिंपल। चलो नेक्स्ट, दैट प्रोडक्ट शुड बी, मतलब एक कैरेक्टरिस्टिक बता रही हूँ, शुड बी द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। आप में से कितने बच्चा इस बात को एग्री करेगा कि अभी भी क्लास हमारी चालू हो चुकी है बट फिर भी चर्चाएं हैंडमेड नोट्स की खत्म नहीं होती? बोलो हाँ कि ना। सो इजंट इट अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन फॉर द स्टूडेंट्स, राइट? तो इसको इसने वर्ड बोला पी आई, मैं देख रही हूँ पाइवोटल, PIVOTAL, पाइवोटल, दिस इज द राइट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड पाइवोटल। पाइवोटल का मतलब होता है इट हैज द लाइक मेन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। ओके, मेन पार्ट, बिल्कुल सही बात काजल, यस। हाँ, तो बताओ प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स एज पर दिस, टेंजिबल, इंटेंजिबल, प्राइस। चलो अब सोचो, अब तुम मेरा प्रोडक्ट खरीद रहे हो, ठीक है? चलो अब मुझे बताओ, तुम मेरा प्रोडक्ट खरीद रहे हो और कुछ नहीं होगा जो तुम मेरे प्रोडक्ट के बारे में पूछोगे। बताओ बताओ बताओ, तो मैं हिंट दूं? हिंट दूं? चलो, तुमने जब क्लास परचेज करी होगी, तब तुमने पूछा होगा, जो बैकअप वाले बच्चे हैं, सर ये बैकअप, हिंट तो दे दिया मैंने, कब तक चलेगा? यानी सिमिलरली ये हैंडमेड नोट्स कब तक चलेंगे भाई?
राइट। सो यानी कि आप हमेशा कंसर्न रहते हो, देयरफॉर अ प्रोडक्ट शुड ऑलवेज हैव अ यूजफुल लाइफ, यूजफुल लाइफ। सिंपल। काजल ने बोला सफिशिएंट है या नहीं। चलो और बताओ, अगर आप हैंडमेड नोट्स खरीदते हो तो और क्या हो सकता है प्रोडक्ट को लेकर। आपने हैंडमेड नोट्स लिए कहीं और से, बट फिर आप हमारे पास आए, मैम हम प्रीवियस वाले से खुश नहीं थे, इसीलिए हम आपके वाले। सेटिस्फेक्शन, वेरी वेरी गुड, सेटिस्फैक्शन। सो ये बन गए हमारे प्रोडक्ट के फीचर्स। सिंपल, इजी। और ये क्वेश्चन 5 नंबर के लिए आ सकता है, या फिर ये एमसीक्यूज में आ सकता है। वो आपसे पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा करेक्टरिस्टिक होता है प्रोडक्ट का, कौन सा नहीं होता है करके। ये क्वेश्चन मतलब आ सकता है एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर कोई कंपनी लॉन्च करती है कोई भी प्रोडक्ट, तो उसके फलाना फीचर्स होने चाहिए। चलो अब मैं एक टिप दे रही हूँ उसको याद करने के लिए। आपने हमेशा अकाउंट्स करी, अकाउंट्स में हमेशा आपने असेट्स के बारे में पढ़ा, इवन क्लास 11th में तो आपने डेप्रिसिएशन तक का इन डेप्थ चैप्टर पढ़ा, राइट। तो उसमें सब चीजें हम याद रखते थे ना। देखो प्राइस कितने का मिला हमारे को, उसकी यूजफुल लाइफ, डेप्रिशिएशन, एसेट है तो टेंजिबल है कि इनटेंजिबल है। 3 चीजें तो मेरी वहीं से आ गई, बोलो हाँ कि ना। बस 3 पॉइंट वहां से आ गए, और बाकी सेटिस्फेक्शन तो कस्टमर को होना ही चाहिए। ऐसा कोई भी प्रोडक्ट कस्टमर सेटिस्फाई नहीं हो रहा वो बेकार है। जैसे कि मैंने जस्ट अभी अभी देखा है, किसी के नोट्स लॉन्च हुए हैं, एंड दोज नोट्स, आई विल नॉट टेक द नेम, दोज नोट्स आर जस्ट कॉपी एंड पेस्ट ऑफ स्टडी मटेरियल, जस्ट कॉपी एंड पेस्ट ऑफ स्टडी मटेरियल। मतलब नहीं नहीं नहीं, देयर इज सम अदर फैकल्टी आल्सो। तो उनका तो है ही, उनका तो हमेशा का ही है। ठीक है। बट ये वाले का भी अभी जो मैंने अभी अभी जस्ट अभी आई गेस सुबह की बात है, ठीक है। हाँ तो क्या बोलते हैं, सुबह की बात है बस। तो आई वाज लाइक कि इससे अच्छा तो मैं बच्चों को स्टडी मैथ स्टडी करने को बोल दूं। क्या फायदा बच्चा को, तुम बोल रहे हो कि हाँ हमारे नोट्स रिलीज हो गए, फिर बच्चा नोट्स लेगा, उसके प्राइस पड़ेगा क्या, फिर उसके बाद उसको क्या मिलेगा, सेटिस्फेक्शन के नाम पे 0। ठीक है। चलो ओके। तो मैं 1 मिनट दे रही हूँ, 5 पॉइंट याद कर लो 1 मिनट के अंदर फटाफट। मिट्टू कह रहे हैं मैम नोट्स का डेमो मिलना चाहिए। नोट्स के डेमो के लिए बेटा पुराने जितने वीडियोस देखे हैं तुमने वो सब नोट्स का डेमो ही है, और उससे बेहतर ही मिलेगा इस बार, बेहतर से भी बेहतर। 2024 is the lucky is going to be a lucky year for me। ऐसा मैं सोचती हूँ। हो गया याद। चलो अब देखो, ये वो क्वेश्चन होगा मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये क्वेश्चन मान लो एग्जाम में आ भी गया, शॉर्ट नोट में आगे कुछ आ गया, ठीक है, तो ये क्वेश्चन में हर एक बच्चा आंसर नहीं लिख पाएगा, बिकॉज मेजॉरिटी बच्चे क्या करेंगे, यूट्यूब से वो पुरानी क्लासेस देखेंगे, ठीक है, नवंबर 2023 वाली, और तुम्हें इसका आंसर आता होगा। गेटिंग माई पॉइंट। सो बेटर यू लर्न ऑल दोज थिंग्स विच वर नॉट इन नवंबर 2023। ये रहा आपका स्टडी मैट, फटाफट से आ जाइए पेज नंबर 20 के अराउंड है, 20। ये देखिए ये रहा, आइए देखिए, देखिए क्या लिखा है। कैरेक्टरिस्टिक्स सबसे पहला, इट कैन बी चेंजेबल और intangible, it has a price, it has certain features that deliver satisfaction। मतलब कुछ तो फीचर हो जो डिलीवर कर ही दे, मतलब ये कहना चाहते हैं, सारे फीचर नहीं दे सकते, कोई बात नहीं, एक फीचर तो दे दे। चलो मजाक कर रही हूँ, ओवरऑल सेटिस्फाई होना चाहिए कस्टमर। नेक्स्ट इज प्रोडक्ट इज पाइवटल फॉर द बिजनेस, और यू कैन से दैट सेंटर of attraction for the business, and next it has a useful life। हो गए 5 पॉइंट। चलो अब
मैं तुमसे बोलती हूँ टैंजिबल क्या होता है, इंटैंजिबल क्या होता है, बचपन से लेके अभी तक पढ़ते आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो? इसकी डेफिनेशन लिख दोगे, 3-4 ऐसे एग्जाम्पल भी लिख दोगे, बताओ ये बता रहा है कार, बुक, पेन, टेबल, मोबाइल मतलब तुम कोई भी एग्जाम्पल लिख दोगे, इसको कुछ नहीं करना है। which can be felt, which can be touched is a tangible, which can't be felt, can't be touched is intangible, right? अच्छा, intangible के बारे में भी एग्जाम्पल दे दोगे, बोलो हाँ कि ना? डन, इजी सिंपल। तो ये हो गया आपका ओन कंटेंट, मतलब कि ओन लैंग्वेज। तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि प्रेफर हमेशा करती हूँ कि कीवर्ड्स ले लो और ओन लैंग्वेज करो, जहाँ पे रिक्वायर्ड है वहां पर हम एग्जैक्ट करेंगे। नेक्स्ट, इट हैज अ प्राइस। अच्छा मुझे बताओ, मैं हमेशा से अपने प्रोडक्ट्स के लिए एक प्राइस क्या करूंगी, चार्ज करूंगी। अब आगे की लाइन पढ़ना और सोचना अपने दिमाग में इकोनॉमिक्स को, ध्यान से सुनना। देखो, कहता है द प्राइस, प्राइस किससे डिटरमाइन होता है? इट इज डिटरमाइंड बाय सप्लाई एंड डिमांड। याद है वो इकोनॉमिक्स में अपन ग्राफ बनाते थे, जहां पे डिमांड और सप्लाई मीट होती थी, वहां पर प्राइस होता था, याद है? बस, तो कह रहा प्राइस को कौन जो है इन्फ्लुएंस करता है? सप्लाई और डिमांड। मतलब इको वाला कंटेंट मैंने डाल दिया। देखो आगे भी उसने ये बोला, द मार्केट प्राइस इज द प्राइस एट विच क्वांटिटी प्रोवाइडेड इक्वल्स टू द क्वांटिटी डिजायर्ड। आपको याद होगा क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड। याद है कुछ इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट? यानी कि इसमें भी कुछ नया नहीं पढ़ना, नया नहीं है कुछ भी। इज दैट वेरी वेरी गुड? प्रत्युष ने बोला है पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। चलिए, गुड वन। तो अब मुझे ये बताओ कि सेकंड पॉइंट में भी कुछ नया नहीं डालना। अब मैं आपसे ये बोलती हूँ कि मैं चाहती तो ऐसे ही पढ़ा देती, बट मैंने इसको इको से रिलेट किया ताकि आपको ये ध्यान आए कि जो आपने कंटेंट पढ़ाई कर रखी है वो वेस्ट की नहीं है, उसका उपयोग चल रहा है, राइट? बहुत बारी मैं अकाउंट से रिलेट कराती हूँ, बहुत बारी मैं टैक्स से कराती हूँ। तो इतना कंटेंट आप लिख देंगे, बोलो हाँ कि ना? चलिए, अब जो ये नेक्स्ट पॉइंट है ना, ये टिप है बेटा, ये टिप है बेटा। इस टिप को आप रिवाइज करिए, एक बारी पढ़िए। क्या कहता है टिप बेटा? कहता है कि आजकल ना पुराने तरीके से जो प्राइस होता है ना वो डिटरमाइन नहीं होता, कि हमने कॉस्ट लिया और उस पर अपना प्रॉफिट जो हमें चाहिए डिजायर्ड प्रॉफिट वो ऐड कर दिया और हमने बना दिया सेलिंग प्राइस। ऐसा नहीं होता, बल्कि जो कि आजकल मार्केट में चल रहा होता है कंपटीशन की वजह से, हमें तो अपने प्राइस को उसके अकॉर्डिंग ढालना पड़ता है। रीड दिस लाइन प्लीज। ये लाइन पहले कंटेंट में नहीं थी, नवंबर 23 में। सागर राजपाल को एंट्री दे दीजिए। पढ़ लिया लाइन? तो ये लाइन पर अब आपका आ सकता है बेटा जी एमसीक्यू। क्या आ सकता है? एमसीक्यू। कि ऑन अकाउंट ऑफ कंपटीशन बिजनेसेस के बाद में कोई भी स्टेटमेंट वो आगे कर सकता है, कि वो कैसे करके आज की डेट में प्राइस फिक्स करता है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? डन। तो ये आप रिमेंबर करेंगे, बट जब आपको एज अ होल क्वेश्चन एंड आंसर लिखने के लिए आएगा तो यहाँ तक का कंटेंट बहुत है। ओके, चलिए अब आगे बात करते हैं सेटिस्फेक्शन की। आपको नहीं पता है कि सेटिस्फाई कंज्यूमर की नीड को किया जाता है? बोलो हाँ कि ना? जैसी नीड, अगर उसको वो सामान मिल गया तो क्या आ जाएगा? उसको सेटिस्फेक्शन आ जाएगा। बोलो हाँ कि ना? सेटिस्फेक्शन कौन देता है? उसके फीचर्स देते हैं। जो हमारा प्रोडक्ट होता है उसके फीचर्स हमें क्या देते हैं? सेटिस्फेक्शन देते हैं। जैसे कि अगर आपने क्लासेस परचेज करी, एक फलाना प्रोडक्ट परचेज करा, उसका इतना प्राइस था, आपको मैं क्या दे रही हूँ, मेरा पैटर्न क्या है, फिर उसके बाद मेरे फीचर्स क्या क्या है, आपको अच्छे लगेंगे, आप सेटिस्फाई होंगे, आपको अच्छे नहीं लगेंगे यानी कि आप सेटिस्फाई नहीं होंगे। इज दैट क्लियर? बोलो हाँ। हंस लो, सारे के सारे हंस रहे हैं, व्हाट्सएप पे अमन के मैसेज चल रहे हैं। चलो बिट्टू, तुम हरे कपड़े पहनते हो क्या बेटा? सारे शेड इसके हरे के रहते हैं। राजा बेटा, तुमने पिंक आज गलत पहन लिया, थोड़ा सा और इसमें मेरून मिला के रेड बन जाता तो क्रिसमस की वाइब आ जाती। चलो, तो ये हो गया इजी। नेक्स्ट, प्रोडक्ट शुड बी पाइवटल फॉर दी बिजनेस, यानी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। अच्छा, अगर वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा तो क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, इट हैज टू बी द वन। अगर नहीं भी है तो इट हैज टू बी द वन। क्यों?
क्योंकि उसी के इर्द गिर्द बाकी सारी एक्टिविटी होती है। अगर मेरा एक प्रोडक्ट हैंडमेड नोट्स है तो मेरा एसएम क्लासेस उसके इर्द गिर्द घूमता रहेगा, उसका प्रोडक्शन, उसका लॉजिस्टिक्स, उसकी मार्केटिंग, उसका सेल्स, उसके ही अराउंड घूमता रहेगा। इज दैट क्लियर? कल से नहीं पहनूंगा मैम, अरे हरी टी शर्ट नहीं पहननी। हाँ, पूरा पूरा लिखो। कह रहा है कल से नहीं पहनूंगा मैडम, मेरी बात का गलत मतलब मत निकालो भाई। पूरा पूरा हमारी क्लास में आधी अधूरी बातें नहीं होनी चाहिए। चलो अच्छा, ये लॉजिस्टिक्स वर्ड आया, लॉजिस्टिक्स वर्ड का मतलब क्या है? मुझे तो याद सा ही नहीं आ रहा। लॉजिस्टिक्स का मतलब क्या होता है? लॉजिस्टिक्स का मतलब मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, याद ही नहीं आ रहा मुझे तो। मिट्टू कह रहा है मैम आप रोस्ट कर रहे हो? नहीं, मैं कोई ट्रांसपोर्टेशन इन जनरल। Yes, make the product available to the organization, to the customers. Good. मिट्टू कह रहा है कि आप रोस्ट करो? नहीं बेटा, मैं कैरी बनाती नहीं हूँ, मैं ऐसा काम नहीं करती हूँ। चलो, एंड इट शुड ऑलवेज हैव अ यूजफुल लाइफ। बताओ, अगर यूजफुल लाइफ नहीं हुई तो क्या फायदा? अब आइसक्रीम तो है बेटा, कम से कम पिघलने तक तो साथ निभाए। समझ रहे हो? तो आइसक्रीम की यूजफुल लाइफ कब तक की है बस। ओहो। तो एक बात मुझे बताओ, यूजफुल लाइफ के ऊपर आप कंटेंट नहीं लिख सकते? डेप्रिसिएशन के चैप्टर में कितनी ज्यादा यूजफुल लाइफ आपने यूज करी है, बोलो हाँ कि ना? राइट? तो आपने वहीं से कंटेंट ले लेना है। इजी, सिंपल। तो बताओ मुझे, कोई डिफिकल्ट टॉपिक था? नहीं ना? अमन मना कर दे, डिफिकल्ट नहीं था। अमन कह रहा है मैम ये आप हमारे पे भी छोड़ दो, हम खुद ही पढ़ लेते हैं। मैंने कहा ठीक है अमन, आगे वाला टॉपिक छोड़ दूंगी तुम्हारे ऊपर, ठीक है? चल एक काम कर, पांचों के पांचों पॉइंट बता दे, क्या क्या थे उसके फीचर्स। स्क्रीन पे देखा रही हूँ मैं। चलो, ओके। मैं अच्छा बच्चा हूँ। ओके चलो, तो डन हो गया। अब बेटा जी, जो ये कंटेंट ऐड हुआ ना, पता है कंटेंट किस टॉपिक की वजह से ऐड हुआ? देयर इज अ टॉपिक कॉल्ड एज प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। ये टॉपिक है विच इज द मेन टॉपिक। और इस टॉपिक को करने से पहले आपको एक नया टॉपिक ऐड कर दिया गया इन मई 24 एग्जामिनेशन, कि प्रोडक्ट क्या होता है, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो पहले उसने इसको समझा डाला, और अब जो है कि भाई देखो प्रोडक्ट समझ में आ गया ना क्या होता है, अब आगे आ जाओ, अब तुम बात कर लो किसकी? प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। मैं आपसे पूछती हूँ बेटा, लाइफ साइकिल तो समझते हो ना? लाइफ साइकिल क्या है? छोटा सा बच्चा होता है, पहले जिंदगी में आता है, फिर वो थोड़ा बड़ा होता है, फिर और बड़ा होता है, एकदम हाइट एकदम बड़ी कर लेता है। फिर उसके बाद जब मैं बड़ी हुई, मैं इतनी बड़ी हुई, फिर मैं कांस्टेंट हो गई। समझ रहे हो? फिर एक जगह जाके कांस्टेंट हो जाती है उसकी हाइट। अब बच्चा और बड़ा नहीं होता ना, उतना ही रहता है, चाहे कितनी बास्केटबॉल खेल लो, फिर खत्म हो जाता है ना? उसके बाद धीरे धीरे करके बुढ़ापा आना चालू हो जाता है, झुर्रियाँ आनी चालू हो जाती हैं, बाल उड़ने चालू हो जाते हैं, और एक दिन इंसान जो है डिक्लाइनिंग पोजीशन पे, फिर ऐसे ऐसे करके बुढ़िया हो जाता है, बुढ़ा हो जाता है, फिर आगे का मैंने सोचा नहीं, आपको भी पता है कि क्या ही होता है, सबके साथ होता है ना? तो जैसे एक इंसान की लाइफ साइकिल होती है, वैसे ही ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल होती है और बिजनेस की लाइफ साइकिल होती है। वैसे ही एक प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल होती है और एक बिजनेस की भी लाइफ साइकिल होती है। कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में क्या होता है? सबसे पहले इंट्रोड्यूस होता है, मार्केट में लाया जाता है, फिर क्या होता है? फिर लोगों को उसके बारे में पता चलना चालू होता है, अच्छा ओहो मैम के हैंडमेड नोट्स, ओहो, फिर वो ग्रो करता है, फिर ग्रो करके फिर उसकी सेल बढ़ती है, अच्छा दूसरे लोगों को फिर लगता है अच्छा हम भी आएंगे कंपटीशन में, हम भी लाएंगे
करेंगे, फिर कंपटीशन बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है, फिर क्या होता है, एक मेच्योरिटी पोजीशन पे आपका प्रोडक्ट आ जाता है बिकॉज कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। एंड फिर धीरे धीरे करके उस प्रोडक्ट की जो एक चार्म होती है ना वो खत्म होनी चालू हो जाती है, यानी कि एक डिक्लाइनिंग पोजीशन आ जाती है, राइट। तो इसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने इसके मैं आई गेस मैं बोलूँगी कि अप्रोक्सीमेटली हर एक अटेम्प्ट के बाद इस पे क्वेश्चन आ जाता है, चाहे एमसीक्यू चाहे सब्जेक्टिव। तो ये टॉपिक आसान और साथ में इम्पॉर्टेंट है। क्लियर हुआ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या है, यानी कि प्रोडक्ट की, हर प्रोडक्ट की क्या होती है, एक लाइफ साइकिल होती है। वो आएगा और एक दिन जरूर जाएगा। क्लियर। प्रणव इतना खुश क्यों हो रहा है? प्रणव जो आएगी ना वो भी एक दिन जाएगी, बेटा ध्यान रखियो। चलो ओके। सो देखो इस लाइफ साइकिल के अंदर 4 फेजेस होते हैं। हाउ मेनी? 4 फेजेस, 1 2 3 एंड 4। 4 फेज होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड, मैं ग्राफ बनाती हूँ। ये देखो प्रोडक्ट आया आया, अब ग्रो कर रहा है ग्रो कर रहा है, मैच्योरिटी पे पहुंच गया पहुंच गया पहुंच गया। अब एक दिन उसके बाद अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना, बस खत्म। दिस इज द ग्राफ ऑफ एनी प्रोडक्ट। मतलब कि जो एस्ट्रोलॉजर्स कहते हैं ना, जो पापा मम्मी कहते हैं ना, हाँ हमें सब पता है हमें सब पता है, तो अब मैं तुम्हें बता रही हूँ कि तुम्हें भी सभी पता है, क्योंकि हर प्रोडक्ट इसी से होकर क्या करेगा, गुजरेगा। ये फर्स्ट फेज, ये सेकंड फेज, ये थर्ड फेज और ये फोर्थ फेज। इज दैट क्लियर? सबसे पहले फेज का नाम क्या होता है, इंट्रोडक्शन। क्या होता है, इंट्रोडक्शन। प्रोडक्ट अभी अभी नया नया बाजार में आया होता है, किसी को इसके बारे में ज्यादा खबर नहीं होती है। उसके बाद में उस प्रोडक्ट के बारे में जब सबको खबर पता चलती है तो लोग खरीदने के लिए क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं कि हाँ हमें तो इसको खरीदना है, हाँ तू भी खरीद रहा है, हाँ मैं भी खरीदूंगा, हाँ तू भी खरीद मैं भी खरीदूंगा, हाँ हाँ हाँ। उसके बाद क्या होता है कि हाँ अब एक दिन आता है जब उसकी मैच्योरिटी आ जाती है, फिर उसके बाद टाटा बाय बाय, सेल्स स्टार्ट डिक्लाइनिंग एंड देयरफॉर दीज आर ऑल दी 4 फेजेस। मैम आपने फेज तो बना दिए, बट ये तो बताओ, मैम ये तो बताओ। अरे खुशी क्या बात है बेटा, क्या बात है? मैम आपने फेस तो बता दिए, बट आप मुझे ये बताओ कि क्या एग्जाम में इसके ऊपर एमसीक्यू आता है या फुल फ्लेज क्वेश्चन आता है? तो बेटा मैं आपको बता देती हूँ कि इस पर दोनों क्वेश्चंस आते हैं। इस पर 4 मार्क्स का या 5 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी आता है, और साथ में इस पे एमसीक्यूज भी आते हैं, जैसे कि मैंने आपको प्रायर बताया। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। चलिए मैं आपसे आपको आगे पढ़ाने से पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेती हूँ। और क्वेश्चन मैं ऐसा स्पेसिफिक नहीं पूछने वाली हूँ, सबसे ऐसे ही पूछने वाली हूँ। चलिए तो अब आप मुझे बताइएगा, आपको क्या लगता है कि ऐसा कौन सा फेज है जहां पर सेल्स जो है वो प्योरली डिक्लाइन करने लग जाती है? ऐसा कौन सा फेज है जिसमें सेल्स प्योरली डिक्लाइन करने लग जाती है? वेरी गुड वेरी गुड। चलो ऐसा कौन सा फेज है जहां पर सेल्स सबसे कम होती है? यानी कि इन दोनों सेंटेंसेस में बहुत फर्क है ना, समझ रहे हो? इन दोनों सेंटेंसेस में बहुत फर्क है, बस एमसीक्यू में आपको वो यहीं से ही कब्जे में लेगा कि देखो सेल्स जो है वो कम है और सेल्स कम होने लगी है। इन दोनों में दो डिफरेंस है, सेल्स कम है और सेल्स कम होने लगी है, इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। यहीं पर बच्चा मात खा जाता है। इतनी बात क्लियर हो गई? अब आप मात नहीं खाओगे, राइट? अब सेकंड क्वेश्चन पूछती हूँ। देखो आपको जो जवाब देना है वो सेकंड और थर्ड फेज को सोचते हुए देना है, क्योंकि इसी दोनों में कंफ्यूजन आएगी। दोनों ही फेज में अगर आप देखें तो सेल्स जो है वो क्या कर रही है, बढ़ रही है।
बढ़ रही है। बट आप मुझे बताओ, आपने तो इको पढ़ रखा है ना, किसी किसी बच्चों को तो याद भी आ गया इकोनॉमिक्स। अब आप यहाँ पर देखो सेल्स यहाँ पर कैसे इंक्रीज कर रही है, इसकी स्पीड देखो, स्पीड, और यहाँ पर देखो कैसे इंक्रीज कर रही है, यहाँ पर स्पीड देखो। तो द पॉइंट इज, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि द सेल इज इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग स्पीड, द सेल इज इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग स्पीड, ये कौन सा फेज है? दैट इज अ ग्रोथ फेज, समझ रहे हो? और ये इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, यही से क्वेश्चन बन जाएगा, समझ रहे हो? दोनों में सेल इंक्रीज हो रही है, बट हियर द सेल इज इंक्रीजिंग एट अ इंक्रीजिंग रेट। और ये रेट वाला कॉन्सेप्ट कहां से आया? अगेन इकोनॉमिक से आया। डन 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 डन, क्लियर? चलो अब इस वाले में क्या होगा, इस वाले में पहले क्या होगी, वो इंक्रीज करेगी बट एट अ, बट यस, सो कांस्टेंट भी जाएगी, डिक्रीज भी होगी, और बट इंक्रीज करेगी एट अ डिक्रीजिंग रेट। इज दैट क्लियर? इको का कॉन्सेप्ट आपको पता ही होगा, उस पर बेस्ड आप एक सवाल कर सकते हैं। चलिए, तो ये बहुत ही हाई प्रोफाइल एमसीक्यूज थे जो मैंने आपसे पूछ डाले, इससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स एग्जाम में नहीं आना वाला, बस इतना ही कॉम्प्लेक्स था। यहाँ पर सेल्स है, सेल्स दिखाइए, शो करी है, और ये एक्स एक्सिस पर क्या है, टाइम है। चलिए अब मैं स्क्रीन से ये हटा रही हूँ, अब अपने आप डायग्राम बना के दिखाइए। चलिए, टाइम स्टार्ट्स नाउ। साहिल कह रहा है कल पेपर भी है इको का। डन। ओके काजल, एक क्वेश्चन आंसर राउंड हो जाए आपके साथ में, बोल सकते हो आप? चलो, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाओ फटाफट से। यस, तो काजल पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि आपको मुझे बताना है कि जो ये पीएलसी ग्राफ होता है, जो ये पीएलसी ग्राफ होता है, इसमें कितने फेज होते हैं? राजा वजीर चोर सिपाही। 4 फेज होता है ना, राजा वजीर चोर और सिपाही। ठीक है, 4 फेज कौन कौन से? आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, माइक को पास रखिए। हम्म, डन। मुझे ये बता सकते हो जो ये पीएलसी वाला ग्राफ जो ये ड्रॉ मैंने किया, ये ग्राफ किन दो चीजों के रिलेशनशिप के बारे में बताता है? काजल, थोड़ा ऊंचा बोलो। ओके ओके, आधा आंसर सही है। एनीवन एल्स इन द क्लास? देखो ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस, तो ये क्या बताता है? ये बताता है दो चीजों के बीच का रिलेशनशिप, विच इज सेल्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इजी सिंपल। चलो, अच्छा, नेक्स्ट सवाल मैं आपसे पूछती हूँ कि बताओ मुझे, जो ये पीएलसी है, ये दो दो चीजों के बारे में रिलेशनशिप बता रहा है, तो मेजरली जो आपको पता चल रहा है वो किसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, किसके बारे में आप पता कर पा रहे हो? कैरेक्टरिस्टिक्स किस चीज की कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें दिख रही है? सेल्स की, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, आप मुझे बता सकते हो ऐसा कौन सा फेज है, लास्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ ऑल दीज 4 फेजेस जिसमें कि सेल सबसे अच्छी तरीके से ग्रो करती है? फेज नंबर 2 ग्रोथ फेज, लॉक कर दू काजल? कौन है ये मेचोरिटी? ये कल अमन वाला काम कर रहा है ये। ओके, सो थैंक यू काजल, थैंक यू सो मच, गुड वन। तो बताओ, कोई बात है भला? ऐसी ऐसी बात कर दी है इन्होंने। अच्छा बताओ मुझे, कौन मुझे रीजन बता सकता है कि सबसे पहला जो स्टेज है, इसके अंदर मेरी सेल्स कम है ना?
तो आपको क्या लगता है कि इसमें सेल्स कम क्यों होती है? क्योंकि प्रणव सही बोल रहा है। प्रणव बोलो। यस, क्योंकि कस्टमर को पता ही नहीं होता। अच्छा सोनाली मैम आप ऑनलाइन पढ़ाते हैं, हमें तो पता ही नहीं था। 10 साल हो गए फेस टू फेस पढ़ाते पढ़ाते, बट ऑनलाइन में जिक्र नहीं था। आई वॉज नॉट इंट्रोड्यूस्ड ऑन अ गुड लेवल, सो पता ही नहीं था हमें कि भैया कौन है सोनाली मैम, हमारे कुछ पता ही नहीं है तो कहाँ से खरीदेंगे। हाँ, राइट। चलिए, तो फर्स्ट का रीजन आपको पता चल गया। अब बताओ कि सेकंड फेज में तुमने कहा सबसे अच्छी सेल्स होती है, इसमें ऐसा क्या हो जाता है कि अच्छी सेल हो जाती है? ओके, और कस्टमर हैव द नॉलेज। या तो मैं ये बात बोलती हूँ, ध्यान से सुनना। जो हमने प्रोडक्ट्स के करेक्टरिस्टिक्स देखे, तो हम ये कहेंगे कि जब आपका प्रोडक्ट लोगों को पता चलना चालू होता है, प्लस उसके जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, कौन कौन से? पिकअप, राइट, राइट। एंड जब उसको पता चल जाता है अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोडक्ट, तो वो क्या करता है, द कस्टमर शोज द इंटेंशन एंड इट स्टार्ट्स परचेजिंग, इट स्टार्ट्स बाइंग द प्रोडक्ट ऑफ दैट company. And that is why this is the reason, this is the phase where the sales is increasing at an uh, increasing speed. Clear? Done? चलो, अब बताओ, इतना आसान तो था, अब इसमें क्या ही करा दें। आओ सीधा स्टडी मैट पे चले। बाय द वे, बाय द वे, हमारे पास इसका सीधा सीधा क्वेश्चन पीछे भी गिवन है, बट कोई बात नहीं, मैं आपको स्टडी कराऊंगी। देखो, टॉपिक का नेम पीएलसी, काफी फेमस टॉपिक है ये, ठीक है। देखो यहाँ पर आ जाओ, रिलेशनशिप किसकी और किसकी? सेल्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, राइट। कितने फेज होते हैं इसके अंदर? 4, प्रोडक्शन, ग्रोथ, मेच्योरिटी एंड डिक्लाइन। सिंपल, इजी। अब देखो, फर्स्ट फेज के ऊपर, सेकेंड फेज के ऊपर, थर्ड फेज के ऊपर एंड फोर्थ फेज के ऊपर। पहले फेज का नाम बता दिया, फिर उस फेज में क्या होता है वो बता देंगे। पर क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं? सेल्स की बात कर रहे हैं। आप ही ने मुझे बताया कि कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी बताई जा रही है? सेल्स की बता रही है। तो सो स्लो सेल्स ग्रोथ, कंपटीशन इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, प्राइसेस क्या होती हैं? हाई होती हैं। क्यों हाई होती है मन? स्टार्टिंग में प्राइसेस इतनी हाई होती है क्योंकि हम अपने प्रोडक्ट पे फिक्स्ड कॉस्ट हमारी एंट्री करने के लिए बहुत ज्यादा होती है। अगर मैं अभी के अभी जो है तुरंत मैं अपने ऑनलाइन बिजनेस में आती हूँ, मैं अपनी ऐप लेना चाहूँ, तो स्टार्टिंग में मेरे को एग्जाम्पल 50,000 की ऐप पड़ जाएगी, समझ रहे हो? तो कोई भी बिजनेस पे आप आते हो तो उस टाइम पे आपकी कॉस्टिंग बहुत हाई होती है, तो फिर इसीलिए आप सामान को भी कम प्राइसेस पर नहीं बेच सकते। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम आपके पास में एक्सपीरियंस गेन होता है, आपका पर कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो होता है वो डिक्रीज होके आता है, तब आप जाकर जो है उसको कम प्राइस पर बेच पाते हैं। एंड मार्केट्स आर ऑल्सो लिमिटेड, और ये ऐसा इसलिए होता है बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ अवेयरनेस ऑन द पार्ट ऑफ द कस्टमर्स। तो बताओ व्हाट इज द कीवर्ड? बताओ, सेल्स कैसी है? स्लो ग्रोथ है, राइट। कंपटीशन क्या है? ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, ना के बराबर कॉम्पिटिशन, अभी अभी तो आया है, कौन करेगा इससे कंपटीशन, राइट। एंड कंपटीशन कम क्यों है, सेल्स कम क्यों है? क्योंकि कस्टमर्स को अभी तो पता ही नहीं है। मेन पॉइंट्स ये हैं। आप क्लियर? डन, इजी। अब चलते हैं सेकेंड फेज के ऊपर। अब बेटा क्या होगा? रैपिड फायर, यानी कि अब तो क्या होगा? अब तो एकदम तेजी से वंदे भारत की तरह क्या होगी बेटा? आपकी सेल्स इंक्रीज करेगी। द सेल्स इंक्रीजेस रैपिडली, द प्राइसेस फॉल, कंपटीशन बढ़ जाएगा एंड द मार्केट एक्सपैंड्स because the customer has a knowledge about the product and shows interest in purchasing. Is that clear? Easy, simple. आगे चले, थर्ड पैराग्राफ अमन मुझे रीड करके बताएगा। अमन, द ऑनर्स। अरे यार म्यूट तो कर लो बेटा।
हम्म, जस्ट अ मिनट। स्लो डाउन इन ग्रोथ रेट, समझ रहे हो मेरी बात? यानी कि जो मैंने आपको बताया था, द सेल इज इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग स्पीड, तो ये इंक्रीजिंग स्पीड के लिए बोल रहा है कि इसकी स्पीड क्या कर जाएगी, स्लो डाउन हो जाएगी। सेल्स की जो स्पीड है वो स्लो डाउन हो जाएगी। स्पीड, स्पीड, आगे बढ़ो। मार्केट गेट स्टेबलाइज्ड। हम्म, स्टिफ कंपटीशन का मतलब होता है जैसे आप गाड़ी चलाते हो, जब जानने लग जाता कि कोई भी इंसान किसी को निकलने ही नहीं दे रहा भाई, ना तेरी चले ना मेरी चले, हाँ भाई क्या कर रहा तू, हाँ हम नहीं, हाँ, ऐसा ही कंपटीशन में हो रहा, ना तेरी बिकने दूंगा ना अपनी बेचूंगा ना, ब्ला ब्ला ब्ला, ये कंपटीशन का लेवल मैच्योरिटी स्टेज पर आ जाता है। एंड देयरफॉर एट दिस स्टेज ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं कि चलो इतना तो वर्क कर ले कि हम स्टेबल हो जाएं, एटलीस्ट हम अपना इस लेवल पे आ जाए कि हम डिक्लाइन ना करें। दे ट्राई टू मेंटेन द मैच्योरिटी स्टेज एज मैक्सिमम एज पॉसिबल, बिकॉज वो जानते हैं कि अब जो नेक्स्ट फेज आने वाला है दैट इज अ डिक्लाइनिंग फेज। लास्ट फेज, रोशन प्लीज रीड। यानी कि सेल्स अब क्या करती है, धीरे धीरे करके नीचे जाने लगती है। अब कुछ नया आएगा, इसकी और नए जब आता है तो कुछ ना कुछ पुराना जाता है, लाइक दैट। ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा, इसको अभी कट कट कर दिए, ये आपको समझ में नहीं आएगा। तो द मेन पॉइंट इज कि आपको ये बताना है कि कस्टमर को पता है कि नहीं पता है, आपको सेल्स के बारे में बताना है, आपको कंपटीशन के बारे में बताना है, बस इतनी सिंपल सी बात है। बोलो हाँ कि ना, इजी और डिफिकल्ट? अब एग्जाम में 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, वो ये बोलता है कि पीएलसी के चारों फेजेस हमें बता दो, और पीएलसी का फेज सारे बच्चे याद करके जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट अब इसके बाद ये जो क्वेश्चन जब भी आया है ना, ये क्वेश्चन हमेशा इकलौता नहीं आया। इस क्वेश्चन के बाद जो एक साथ में क्वेश्चन आया ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ पीएलसी, जो कि इस पैराग्राफ के अंदर दे रखा है। यानी कि क्वेश्चन हमेशा टुगेदर पूछा गया। आइए मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ। क्वेश्चन 2 रीड करना जरा, इवन डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में भी देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 2। यानी कि खाली पीएलसी पढ़ के फायदा नहीं है, ये क्वेश्चन हमेशा ऐसे ही आया है, और इसका जो वेटेज होता है वो होता है 4+1, यानी 1 मार्क्स इज फॉर सिग्निफिकेंस, कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, बात समझ आई? तो आपने अगर खाली पीएलसी लिखा तो आप 1 नंबर वैसे ही कम अपने करवा के आ गए, जो कि मेजॉरिटी बच्चे गलती करते हैं इन द एग्जामिनेशंस। ठीक है, अब सिग्निफिकेंस पे जाएं, चलो नंबर 23, चलो ओके। नाउ द मेन एडवांटेज, और एडवांटेज बोल सकते हैं, सिग्निफिकेंस बोल सकते हैं, बेनिफिट बोल सकते हैं। तो कहता है मेन एडवांटेज क्या है, इट इज यूज्ड फॉर डायग्नोसिस, एंड किसका डायग्नोसिस, पोर्टफोलियो ऑफ द प्रोडक्ट, पोर्टफोलियो ऑफ द प्रोडक्ट और द बिजनेस। ये है अब इसका सबसे पहला सिग्निफिकेंस। अब समझते हैं कि ये पोर्टफोलियो क्या होता है। बेटा सबसे पहली बात तो ये वो पोर्टफोलियो नहीं है जो आप मॉडलिंग के लिए बनवाते हो, ठीक है? समझ रहे हो कि मॉडलिंग क्या, एक पोर्टफोलियो लेके आइए सुंदर सी और उसमें आपने दो चार ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे करके फोटोज खिंचवा रखी हैं, ये वो पोर्टफोलियो नहीं है। ये पोर्टफोलियो अलग है, फाइनेंस वाली फील्ड का पोर्टफोलियो है। मैं अब आपको पोर्टफोलियो समझा रही हूँ, पोर्टफोलियो क्या होता है, पहली और आखिरी बारी समझा रही हूँ, उसके बाद में ये वर्ड नहीं समझाऊंगी।
मुझे नहीं पता कि आप जानते हैं इस वर्ड को कि नहीं जानते हैं, बट मुझे इसको अपने तरीके से समझाना है सो दैट कि आपको आगे कोई दिक्कत ना आए, बिकॉज इस पर बेस्ड हमारे आगे बाद में टॉपिक्स भी होने वाले हैं। ठीक है, इजी भाषा में समझते हैं। ये देखो, ये है बेटा, इस बंदे का नाम है बेटा राम। क्या है? इस बंदे का नाम क्या है बेटा? राम। नाम पे मत जाना बेटा, ठीक है, क्योंकि इसके पास नाम पे मत जाना, नाम पुराना है इसका, बट इसके पास अभी बैंक में इसके पास पड़े हैं बेटा 10 लाख रुपए। कितने रुपए पड़े हैं इसके पास? 10 लाख रुपए पड़े हैं। ठीक है, अब ये जो है क्या करता है, ये आता है अमन के पास। अमन से पूछता है, यार भाई देख, मेरे को ना ये मेरे पैसे वैसे हैं, तू बता कि मैं क्या करूं इन पैसों का। अमन कहता है, भाई एक काम कर, मुझे दे दे। तो राम कहता, तू क्या करेगा? कहता, मैं ना इसको मार्केट में लगाऊंगा, या मैं इसको कहीं ना कहीं लगाऊंगा और पैसे वैसे अर्न करूंगा। तो राम कह रहा, तो फिर मैं तुझे ही क्यों दूं, मैं ही ना मार्केट में लगा लूं। और अमन की हो गई मोए 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 मोए। चलो, सो तो राम ने कहा, चलो मैं एक फाइनेंशियल एडवाइजर के पास जाता हूँ, अमन जैसे लोगों के पास नहीं जो ठग ले मुझे। तो ये एक फाइनेंशियल एडवाइजर के पास गया, और फाइनेंशियल एडवाइजर ने क्या क्या बोला मैं आपको बताती हूँ। फाइनेंशियल एडवाइजर ने बोला, एग्जाम्पल लेके बता रही हूँ, उसने बोला कि भाई 2 लाख रुपए का आप क्या करो, एक कोई म्यूचुअल फंड है फलाना कोई, मैं ए लिख देती हूँ यहाँ पर, वो परचेज कर लो। उसने कहा ओके जी। फिर उसने कहा एक काम करो, 3 लाख रुपए के कंपनी कोई है, अगेन मैं कंपनी एक्स कर देती हूँ, उसके शेयर्स खरीद लो आप। इसने वो भी कर लिया। ठीक है। चलो आगे। यस प्रत्युष। उसके बाद क्या हुआ, कहता अभी तो आधे पैसे मेरे इन्वेस्ट हुए, अब मैं क्या करूं। तो ये तो जो एक बंदा है वो कहता है, यार देख आजकल ना बड़ा ट्रेंड में है, अरे काम ये एसआईपी चल रहा बहुत बढ़िया, ये मतलब जो भी चल रहा है, इसने उनके कहने पर चलो ये भी कर लिया वहां पर। मतलब एक अपना प्रोग्राम बना ले कि हाँ इसके 3 लाख रुपए ऐसे ऐसे करके यहाँ पर चले जाएंगे। चलो ठीक है। अब बचे 2 लाख रुपए। इसने कहा कि देखो ऐसा है, मुझे कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो एक काम करता हूँ, इसको मैं एफडी में रखता हूँ ताकि मैं कभी तोड़ सकूँ, कुछ भी कर सकूँ। इसको इसने एफडी पे रख दिया, सिंपल। कहता है ये मैं अपने हवाले रखता हूँ। तो ये है इसका टोटल 10 लाख रुपए। तो अब मुझे ये बताओ कि जो ये इसके पैसों का, राम के पैसों का जो ये आपके सामने है विवरण, इसको आप क्या बोलोगे इन द फील्ड ऑफ फाइनेंस? इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेटा राम का पोर्टफोलियो। ये क्या है? राम का पोर्टफोलियो। कि राम के पास जो पैसे है ये उसका पोर्टफोलियो है। अब बात समझ आई? तो पोर्टफोलियो का मतलब क्या हुआ? जो उसके पास पैसा है, उस पैसे का बाइफोकेशन इनटू द मार्केट और इनटू एनी काइंड ऑफ एरिया, दैट इज अ पोर्टफोलियो। अब अगर मैं यहाँ पर साकेत वर्ड राम की जगह, ध्यान से सुनिएगा, मैं राम की जगह यहाँ पर वर्ड लिख दूं, नाम लिख दूं अंबानी। क्या लिख दूं? अंबानी। अब आपको तो पता ही है अंबानी जी रिलायंस। अब मैं ये कहती हूँ, ध्यान से मेरी बात सुनना, मैं ये कहती हूँ कि अंबानी का पोर्टफोलियो, क्या लिख दूंगी मैं यहाँ पर? अंबानी का पोर्टफोलियो, यानी कि अंबानी के पैसों का पोर्टफोलियो। समझना। अब नेक्स्ट स्टेप, अब मैं कहती हूँ अंबानी खत्म करके यहाँ लिख दूं रिलायंस कंपनी। मैं लिख दूं रिलायंस कंपनी। मैं लिख दूं एप्पल इनकॉर्पोरेशन, कोई भी कर सकती हो, जो भी आपके मन में आए वो कंपनी यहाँ लिख सकते हैं। तो अब मैं ये बोलूं कि रिलायंस ने कहाँ कहाँ अपना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। से फॉर एग्जाम्पल रिलायंस ने बोला, अब मैं यहाँ पर करोड़ वर्ड भी आगे लिख देती, 2 लाख करोड़, 3 लाख करोड़, ठीक है, क्योंकि रिलायंस को थोड़ा कम आंकना अच्छी बात नहीं, तो मैंने एटलीस्ट इतना कर दिया। तो मैं बोलती हूँ लेट सपोज दिस इज 2 लाख रुपए पे रिलायंस ट्रेंड्स। रिलायंस ट्रेंड्स, समझ रहे हो? दिस इज रिलायंस ज्वेल्स, दिस इज रिलायंस जियो। व्हाट इज नाउ दिस? दिस इज द पोर्टफोलियो ऑफ रिलायंस, कि कितना कितना पैसा उसके किस किस प्रोडक्ट में लगा हुआ
है, एंड दैट वी कॉल्ड एज अ पोर्टफोलियो। एंड देन मैं आपसे ये कहती हूँ, जरा सवाल पूछती हूँ, देखती हूँ कि आपको जवाब आता है कि नहीं आता है। अब जो रिलायंस ट्रेंड्स है ना बेटा, ये कपड़ों का है, ठीक है। अब आपको तो पता ही है, ठीक है, कि कपड़ों रिलायंस जो रिलायंस ट्रेंड है, उससे बेहतर बेहतर ब्रांड्स हमारे पास मौजूद है। तो उसका ये ट्रेंड वाला ज़्यादा चल नहीं रहा, ट्रेंड में ही नहीं है, हट गया, खत्म हो गया, इसका मोए मोए हो गया। तो मुझे ये बताओ कि फिर भी इसको इसमें पैसा रखना चाहिए, या इस पैसे को यहाँ से निकाल कर, इस पैसे को यहाँ से निकाल कर कहीं ऐसी जगह पर लगा देना चाहिए जहां से इसे बेटर रिटर्न मिले? बताओ। तो आपने क्या करा? इसको बोलते हैं पोर्टफोलियो एनालिसिस। आपने एनालिसिस करके जवाब दे दिया। इस चीज को क्या बोलते हैं? पोर्टफोलियो एनालिसिस। अब मैं आपको इसमें ही बाइफरकेट करती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मैं कहती हूँ जो इसका रिलायंस ट्रेंड का, जो इसके कपड़े थे ना, उनका उनका वो जो था फेज था ना, वो फेज था डिक्लाइनिंग फेज। ध्यान से सुनना। द कंपनी, द रिलायंस ट्रेंड सेक्शन वाज फॉलोइंग इन डिक्लाइनिंग पार्ट, डिक्लाइनिंग फेज में थे वो। तो मुझे बताओ अगर वो डिक्लाइनिंग फेज में है, तो आपको आपको पता है कि आगे क्या होने वाला है, राइट? पता है। तो इसका मतलब कि PLC is having the significance in the portfolio analysis। जैसे ही आपको पता चलता है कि अरे ये डिक्लाइनिंग फेज पे है, पैसा निकाल लो निकाल लो निकाल लो। और एग्जाम्पल, इस यहाँ पर आपको पता है कि ये ग्रोथ फेज में है, तो क्या करोगे? यहाँ पर आप इन्वेस्ट 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 करोगे, राइट और नो? तो यानी कि जो PLC होता है, इट हेल्प्स यू इन द पोर्टफोलियो एनालिसिस। क्लियर हो गया? इजी, सिंपल, समझ आया पूरा का पूरा वर्ड? मैं ये चाहती तो वर्ड छोड़ भी सकती थी, बट मैंने ये वर्ड छोड़ा नहीं। मैंने कहा नहीं यार, मैं बच्चों को पूरा पूरा समझाऊंगी, और इससे अच्छे तरीके से, इसी तरीके से मैं नहीं समझ सकती कि इसको समझा जा सकता है। प्रत्युष बोल रहे हैं एलोकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स in different types okay, allocation in different types of investment to make more returns from that sunk capital। yeah, sunk money, sunk is like जो डूब ही चुका है, बट यहाँ पे जो डूबने वाला है, ओके, दैट इज ओके। तो PLC is always having a significance in the portfolio। डन, सिंपल। तो मुझे बताओ कि अगर मैं ये बोलती हूँ कि ये बिजनेस का पोर्टफोलियो है, ये कोई रिलायंस कंपनी का पोर्टफोलियो है, तो वहां पर बहुत सारे उसके बिजनेस के जो प्रोडक्ट होते होंगे, जो सेक्शंस होते होंगे, जो डिविजन्स होते होंगे, दैट विल कम इनटू द पिक्चर। एंड अगर मैं किसी एक इंसान की बात करती हूँ, तो सिर्फ मैं उसे इंसान का पोर्टफोलियो बोलती हूँ। इजी, सिंपल। चलो, तब याद रहेगा। अब आपको एक याद करने की ट्रिक बता देती हूँ, जिससे कि आपको ये स्टेटमेंट तो हमेशा याद रहे। P से प्रोडक्ट लाइफ साइकिल एंड P से पोर्टफोलियो एनालिसिस। ये एक ऐसा सिग्निफिकेंस है जो कि एग्जामिनर आपकी कॉपी में ढूंढेगा ही ढूंढेगा, तो उसको मिलना ही चाहिए। P से प्रोडक्ट लाइफ साइकिल एंड P से पोर्टफोलियो एनालिसिस। आप प्रोडक्ट का भी कर सकते हैं, बिजनेस का भी कर सकते हैं, और आप अपने इंसानों का भी कर सकते हैं। बोलो हाँ कि ना? अब मैं आपसे ये कहती हूँ कि क्या आप इसका कंटेंट ड्राफ्ट कर सकते हैं कि हाँ देखो, जैसे ही आपको पता चलता है कि कोई प्रोडक्ट हमारा डिक्लाइनिंग फेज पर है, तो हमारी घंटी बज जाती है, टन 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 टन, यहाँ से पैसा विड्रॉ करो, यहाँ से पैसा विड्रॉ करो, और ऐसी जगह लगाओ जहाँ पर ग्रोथ फेज हो, ग्रोथ फेज हो। आप इस स्टेटमेंट को नहीं बना सकते? बना सकते हो। तो दैट इज व्हाट द मेन पॉइंट इज ऑफ दिस टॉपिक। वेरी इजी, वेरी सिंपल। देखो क्या लिखा है, द मेन एडवांटेज, अब रीड करो। द मेन एडवांटेज of PLC approach is that it can be used for a portfolio of the products in order to establish the stage at which each of them exists। पहले स्टेज डिटरमाइन करो, फिर उसके बाद देखो कि भैया कौन सी स्टेज पर हो, आपके डायग्नोसिस के अकॉर्डिंग फिर आप चॉइसेस मेड कर सकते, फिर आप बता सकते हो कि किसमें क्या करना चाहिए। सिंपल, इजी। तो मेन बात क्या है? PLC इज इक्वल टू पोर्टफोलियो एनालिसिस।
एंड पोर्टफोलियो एनालिसिस के अंदर क्या है, आपको आप क्या करते हो, एनालिसिस करते हो कि हमें किस प्रोडक्ट पे पैसा लगाना है, कहाँ से पैसा निकालना है। क्लियर? डन 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 डन। चलो, तो विद दिस पीएलसी कम्स टू एन एंड अब मैं आपको बता देती हूँ एक एग्जामिनेशन टिप, क्योंकि पीएलसी से पहले जो ये वाला कंटेंट है ये एग्जाम में ऐड हुआ है, ठीक है, मतलब कि मई 24 के लिए ऐड हुआ है, तो आप भी अपने एग्जाम के अंदर क्या करो, इसका ना छोटा सा एक समरी फॉर्मेट जो है एग्जाम में आप लिख कर आओ। जैसे कि आपको क्या लिखना चाहिए सिंपल भाषा में, कि देखो प्रोडक्ट क्या होता है, विच कैन बी सोल्ड इन द मार्केट, फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोडक्ट, पांचों पॉइंट सिर्फ पॉइंटर्स लिख दिए, बात खत्म। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द प्रोडक्ट टाइप एंड देन यू स्टार्ट विद अब योर आंसर, सो दैट कि उसको समझ में आई कि हाँ यार बच्चा जो है वो नया सिलेबस का पढ़ाई करके आया हुआ है। रोशन तिवारी कह रहे हैं पी से पढ़ाई मेड इजी, ये क्या बात है रोशन, सही है। क्लियर? चलो, तो अब मैं आती हूँ इस टॉपिक पर। नेक्स्ट मैं स्टडी मैट के टॉपिक पर आती हूँ नेक्स्ट, विच इज वैल्यू चेन एनालिसिस। ये अपन ने कल कर लिया था, ठीक है, डन है, दिस वी डिड यस्टरडे। चलो, अगर आपको याद ना आए तो एक काम करो, फटाफट से मेरे को वैल्यू चेन का डायग्राम बना कर दिखा दो, दिखा दो ना, दिखा दो प्लीज, प्लीज। यस, यस, अरे बनाए नहीं चाहिए, अभी अभी बनाओ, ताजा ताजा, जलेबी जितनी ताजी हो उतना तो खाने में मजा आता है। काजल कह रही है मैम मैं तो कपकेक लग रही हूँ, आपको जलेबी याद आ रही है। मैं तो आज सच्ची में, मेरे को ना इतना केक का इतना वो हो रहा है कि मैं सच्ची प्लम केक खाऊंगी आज। कुछ तो खा लूं इतने दिनों के बाद, कुछ तो बाजार का थोड़ा सा खा। मैम क्या करने को बोले हो बेटा, वन बी मैं चम्मच छुल्लो, ओ ओ, अरे डायग्राम बनाने को बोला है वैल्यू चेन का। मैम अगर मैं चौथी स्टेज पर हम प्रोडक्ट में यूजफुल इनोवेशन ला दे, तब क्या प्रोडक्ट की डिक्लाइन स्टेज आएगी और प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल दोबारा से शुरू हो जाएगी? विष्णुकांत मैं आपको ये जवाब दूंगी बेटा, जो हम अपने 5 करेक्टरिस्टिक्स नहीं पढ़े हैं, ठीक है, उसमें से जैसे वो यूजफुल लाइफ हो गया, ठीक है, सेटिस्फेक्शन हो गया, ठीक है, अगर आप इन चीज़ों में कुछ प्लस माइनस करते हो तो ऑब्वियस सी बात है वो फेज जो है वो आप डिले कर सकते हो, समझ रहे हो, जैसे आप क्रीम्स लगा के ना एजिंग डिले कर सकते हो, बट बूढ़े तो आप हो गए, आप उसको जाना तो वही भगवान ने लिखा ही है, डिले कर सकते हो, बस वो चीज़ है। यस, और इसीलिए तो हम बोलते हैं कि यू स्टार्ट इनोवेटिंग योर प्रोडक्ट। रोशन रोशन कह रहा है कि वैल्यू चेन एनालिसिस का डायग्राम दिखा दो एक बार। अरे तुम्हें खुद बनाना है। हाँ, सागर बाल खुजा रहा है अपने। इसको याद नहीं आ रहा डायग्राम। काजल चीटिंग 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 चल रही है। काजल पकड़ी गई बेटा। अरे बॉयज, कौन सा डायग्राम, कौन सा डायग्राम, मीन वाइल गर्ल्स, डन 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 डन। अरे ये वाला यार, मेरे को बुद्धू बनाया तूने, दिखा ऐसे करके डायग्राम। तूने ना अपना वो पीछे ना वो कर रखा है, क्या बोलते हैं उसे, बैकग्राउंड को ब्लर कर रखा है, तो फिर तेरी कॉपी भी ब्लर आ रही है।
हाँ, वीडियो सेटिंग्स में जाओ, ब्लरिश हटा दो। अच्छा, इंफ्रा, अरे वाह सही, डैश डैश भी सही लगाए हैं, अच्छा ठीक है। मार्केटिंग एंड सेल्स, ठीक है, ठीक है, डन है। गुड जॉब। और कौन दिखाएगा डायग्राम? काजल का हो गया ना, काजल दिखाएगी डायग्राम। फंस गई काजल, डायग्राम दिखाओ काजल तुम। ऐसे करके दिखाओ अपनी कॉपी। तो कह रही स्टडी मैटर वाला दिखा देती हो। डायग्राम देखती हूँ, बताओ। पूजा दास। दिखाओ। कौन दिखा रहा था? प्रत्युष कह रहे मैं भी, मेरे अभी देख लो। प्रत्युष ने का तो बिल्कुल, प्रत्युष तूने तो रॉकेट छोड़ दिया सच्ची। तेरा रॉकेट लग रहा है। देखा। ओके। ओके ठीक है, सही है। डन है, प्रत्युष का भी डन है। खुशी का दिखाना है, ओके खुशी आ गई मैं तुम्हारे पास। तुमने पुकारा और, वेरी वेरी गुड। तुम्हारा बुलेट जो है आगे से लड़खड़ा रहा था। अरे खुशी, सुनो, ये जो अपनी क्लास में लड़का है ना, ये प्रत्युष, ये इसने सेकेंडरी ऊपर करा हुआ था। सही कर दूं क्या डायग्राम? सेकेंडरी ऊपर आएगा ना? हाँ ठीक है, ठीक है। बेचारी, चलो, हो गया सबका। आगे चलो भैया, चलो। चलो अब मैं आगे चलती हूँ। ये क्लियर हो गया। यहाँ पर आते हैं। नाउ दिस इज द नेक्स्ट टॉपिक। पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल, मैम भूलने नहीं देंगे कभी। अरे मुझे बहुत याद रहता है सब, मैं मतलब जैसे अमन को ना थर्ड और फोर्थ चैप्टर का नाम याद नहीं है, ठीक है। इससे थर्ड चैप्टर में ना पता है पहले ही नीचे देख लिया कि मैम फोर्थ का फिफ्थ का भी पूछेंगी, है ना। ठीक है, मुझे याद रहता है कि कौन बच्चा कहाँ अटकता है। एक पिछली क्लास में बच्चा था जो कि चैप्टर के नाम ही सुना दे, मतलब वही बहुत बड़ी बात थी। बहुत बड़ी बात थी हमारे लिए। तो बस रोज का था कि एक बस मैम आ जाए, चलो। दूसरे बच्चे कहते थे एक काम कर, पहले ही 5 चैप्टर के नाम सुना दे, उसके बाद ही क्लास शुरू होगी, मुझे लग रहा है। चलो, द नेक्स्ट टॉपिक इज पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल। पोर्टर, क्या ये वही पोर्टल है? तो इस पोर्टर का पूरा नाम बता दो, फिर बोलो क्या है इसका पूरा नाम। माइकल पोर्टर। सो माइकल पोर्टर, हैरी पॉटर है तेरी। रोशन तिवारी, तुम ये क्रिसमस की ट्री देख देख के हैरी पॉटर के जोन में जा रहे हो ना ये। हाँ, देखे तुम लोगों ने हैरी पॉटर और क्रिसमस, वो नहीं देखा? कोई बात नहीं, हमारे जमाने की बात है। तुम सच्ची, तुम लोगों ने हैरी पॉटर नहीं देखा यार? स्ट्रेंज। आज देखा इंस्टा, मतलब हमारे टाइम पे ना अमीर लोग वाज लाइक हैरी पॉटर देखते थे, अमीर लोग। बता रहा है मैं अमीर हूँ। हम्म। प्रत्युष कह रहा है देखा है मैम। सब पता है, जैसे अपने टाइम पे हर चीज ऐसा, मतलब इसकी बिकती थी। उसकी एक टोपी होती थी, मतलब बहुत कुछ बिकता था। मैम बचपन में देखा था। खुशी बोल रही है। ये बड़ी हो गई हैं अब। मैडम तो बड़ी हो नहीं पाई आज तक। ये बच्चे बड़े हो गए। मैम बचपन में देखा था। चलो, सो माइकल पोर्टर का जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल। ओके, तो देखो, ये एक क्या है मॉडल, अगेन ये वो वाला मॉडल नहीं है जो तुम रात को फैशन टीवी पे देखते हो, समझ रहे हो। तो ये है माइकल पोर्टर का दिया हुआ एक स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का मॉडल, ठीक है। मैम का समय का है तो हम बच्चे ही होंगे।
चलो, तो ये जो टॉपिक है माइकल पोर्टर्स का 5 फोर्सेस मॉडल, ये टॉपिक जो है वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ से लेकर ये टॉपिक यहाँ पे शुरू होता है, यहाँ पे 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 यहाँ पे, ओ हो, बस खत्म। ये यहाँ तक होता है खत्म। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा क्या है, माइकल पोर्टर का 5 फोर्सेस मॉडल। हर अटेम्प्ट में इसमें से क्वेश्चन आता है, हर अटेम्प्ट में इसमें से क्वेश्चन आता है। मैम जल्दी छोड़ देना आज, अमन कह रहा है जल्दी छोड़ देना आज, बताओ जल्दी छोड़ देना। कहाँ जाना है तुमको? प्रत्युष शुक्ला डेट पे जाना है? तुमको बड़ा पता है मन के बारे में कि उसको डेट पे जाना है। इसकी आवाज से लग रहा है कि इसको डेट पे जाना होगा। तो बेटा जी ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमेशा आता आया, हमें एग्जाम में हमेशा आया है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये आपको जाता है होमवर्क। आज तक मैंने कभी कोई टॉपिक होमवर्क दिया नहीं ना, एक टॉपिक होमवर्क दे रही हूँ बस। देखो ये यहाँ से शुरू हो रहा है ना, यहाँ से, बस इतना सा टॉपिक ही तो है ये, देखिए बस 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 एक टॉपिक ही तो होमवर्क दे रही हूँ, देखो बस 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 यहाँ तक। ठीक है। चालू चंड। चलो, तो बेटा सच में ये होमवर्क सच में ये टॉपिक होमवर्क के लिए जाता है, बट ये जो आपको टॉपिक है ये कवर करना है आपको वीडियो से। ठीक है, सो देर इज अ वीडियो विच इज देयर ऑन यूट्यूब। ठीक है, मेरी ही वीडियो है पोर्टर्स के 5 फोर्सेस मॉडल की। देर इज नो अमेंडमेंट इन दिस टॉपिक, देर इज नो चेंजेस इन दिस टॉपिक। पोर्टर ने जो कहा जैसा कहा वो अभी भी वैसा का वैसा ही है, कुछ चेंज नहीं आया, और इसीलिए हमारे कॉन्सेप्ट में भी कोई चेंज नहीं आया है, इवन कंटेंट में भी कोई चेंज नहीं आया है। तो देर इज अ वीडियो ऑन यूट्यूब जिसको कि मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ, ताकि आप ये मत बोले कि मैम हमें तो पता ही नहीं था, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर आप जाएंगे, सबसे पहले आप चाहें तो यहीं पर ही सर्च कर सकते हैं, पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल, और मेरा नाम आगे लिख दे कृपया करके, ताकि मेरी वीडियो देखें आप। उसके बाद ये देखिए ये आ गया टॉपिक, ये भी आ गया टॉपिक। जहाँ से आप पढ़ना चाहें, ये दो दे रखा है, जहाँ से पढ़ना चाहे वहां से पढ़ लें। ये वाला चला के दिखा देती हूँ। ओके, सो फ्रॉम हियर यू हैव टू कवर दिस पर्टिकुलर टॉपिक, दिस प्लम केक, तो आज मैं ऑर्डर कर रही थी। तो देख लेंगे ना आप लोग यहाँ से वीडियो। अरे कोई सी भी कर लो। तो बात सही कह रहे हो, मिट्टू सही पकड़े हैं। अमन ने कहा मैम जल्दी छोड़ दो, मैंने कहा लो। तो बेटा जी ये क्वेश्चन आपका जाता है होमवर्क, और ये आप कर लोगे अप्रॉक्सीमेटली 1 आवर के अंदर। ठीक है मैम, आप जवान लग रही हैं, मतलब अभी मैं बूढ़ी हो गई हूँ। हाँ, अब काजल लगा के नहीं पढ़ाते। नहीं, अभी बजट खत्म हो गया, बजट कम हो गया अब, तो अब काजल नहीं खरीद सकती मैं, कुछ भी मतलब। तो ये टॉपिक जो है आपको इस वीडियो से कवर करना है, सेम टू सेम टॉपिक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, चलिए, फिर भी नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप नेक्स्ट क्लास में इसको पढ़ लेंगे, तो मैं एक बारी एक क्विक रिकैप आपसे क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्म में ले लूँगी, ताकि आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, कोई डाउट अगर आपको आता है पढ़ने के बाद में तो मैं वो भी कवर कर लूँगी। तो आई विल रिक्वेस्ट द स्टूडेंट्स कि आप लोग जो है इस टॉपिक को जो है कवर कर ले बिफोर द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, ओके, चलो। तो थर्ड टॉपिक जो आज हमें करना था दैट वाज पोर्टर 5 वर्सेस मॉडल व्हिच आई हैव गिवन यू इन द होमवर्क। नाउ द लास्ट टॉपिक जो आज हमें करना है दैट इज एक्सपीरियंस कर्व, दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ द इवनिंग। उसके बाद एज पर अमन फिर छुट्टी हो जाएगी। चले आगे चलते हैं।
एक्सपीरियंस कर्व। मुझे ये बताओ, मुझे ये बताओ, आपका एक्सपीरियंस ज्यादा क्या मेरे एक्सपीरियंस ज्यादा? ओह, निकनेम, सही बात है। तो आपने बेसिकली एक्सपीरियंस को किस पे नापा? टाइम, राइट? अभी तो बोला मेरा। ओके, द फर्स्ट थिंग। ना सेकंड थिंग, चलो मुझे ये बताओ, जितना ज्यादा एक्सपीरियंस आता है उतना ज्यादा लोग धक्के खा लेते हैं, और धक्के खाने के बाद एक बिजनेसमैन, एक बिजनेसमैन जब धक्के खा लेता है उसके बाद उसको एक्सपीरियंस ज्यादा हो जाता है, तो वो अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट ज्यादा कर लेता है या कम कर लेता है? कॉस्ट, नॉट द प्राइस, कॉस्ट, कॉस्ट कम कर लेता है। वेरी वेरी गुड। आपको मैं बताती हूँ, मेरे पास अभी स्टॉक में नहीं है वो, हमेशा रहती है। एक बड़ी ही फेमस चॉकलेट है, डेरी मिल्क। डेली नहीं, डेरी भैया, मैंने दी नहीं ना तो स्पेलिंग भूल गई मैं, काफ़ी दिन हो गए। डेरी मिल्क है ना, बहुत ही पॉपुलर चॉकलेट। अमन जो है अभी जब जाएगा डेट पर तो लेकर जाएगा। रोशन तिवारी, तुम्हारे पास गलत चीज़ों का स्टॉक है, वो न्यू ईयर का स्टॉक होता है बेटा, जिसकी फोटो तुमने, जिसका आइकन तुमने भेजा है। इनने 2 मग भेजे हैं। तो बेटा वो न्यू ईयर का स्टॉक होता है, ये क्रिसमस में ना मिठाइयाँ चलती हैं, समझ रहे हो? हाँ, प्लम केक, चॉकलेट्स। मेरे लिए क्या? ये मेरे लिए? नहीं, इट इज नॉट रेजोनेटिंग विद माय टेस्ट। इट इज नॉट रेजोनेटिंग विद माय टेस्ट। चलो, तो डेरी मिल्क करके एक बहुत ही पॉपुलर चॉकलेट है, ठीक है? तो डेरी मिल्क का मैं आपको थोड़े बारे में बताती हूँ कि डेरी मिल्क पहले, बिफोर कहते हैं ना पहले, और अभी नाउ, और यू कैन से आफ्टर। पहले ना डेयरी मिल्क जब आती थी तो डेयरी मिल्क के बाद उसमें एक येलो कलर का रैपर होता था, येलो कलर का रैपर होता था, फॉइल होता था, आई कैन से फॉइल होता था, और उसके ऊपर एक ब्लू कलर का, जो उसकी आउटिंग होती थी ना, ब्लू कलर का कवर होता था उसका, जो डेयरी मिल्क का है, गोल्डन फॉइल कह लो, मतलब एक फॉइल होता था, रैप सा होता था, और फिर उसके बाद ब्लू कलर की उसकी कवरिंग होती थी, ठीक है? बट आज की डेयरी मिल्क आप खरीद लो, मैं 5 रुपए की डेयरी मिल्क भी खरीदती हूँ, तो 5 रुपए लगा के जब मैं डेयरी मिल्क खरीदती हूँ तो आज मुझे ये कवर मिसिंग लगता है ये कवर आज की डेट में? नहीं। इन्होंने क्या किया, ध्यान से सुनेंगे, इन्होंने वक्त के साथ साथ क्या किया, वक्त के साथ साथ, यानी सबसे पहले एक्सपीरियंस गेन किया, एक्सपीरियंस गेन किया, टेक्नोलॉजी का यूज किया, टेक्नोलॉजी का यूज किया, नो हाउ का यूज किया, और क्या इनोवेट किया, ऐसा ऐसा रैपर, ऐसा रैपर, ये रहा ब्लू कलर का रैपर, इस रैपर के नीचे ही, इस रैपर के नीचे ही एक हल्की सी रैपिंग शीट इसकी ही लगा दी, और जी इसको एक मुश्त, कहता ना, एक ही चीज के, एक ही चीज ने 2 काम कर दिए, और ये शीट जो है इसने क्या कर दी, रिमूव कर दी। तो अब चॉकलेट के ऊपर सिर्फ यही शीट आती है। बहुत बढ़िया रोशन तिवारी, वेरी गुड नेम गिवन, दैट इज कॉस्ट कटिंग। बट ये कॉस्ट कटिंग कैसे आती है? वक्त के साथ आती है, वक्त के साथ आती है। इज दैट क्लियर? जैसे कि मान लो, वक्त के साथ यानी एक्सपीरियंस के साथ आती है। क्या क्या लगता है इसके अंदर, बताओ? एक तो इंसान वक्त के साथ कुछ सीखता भी है, लर्निंग, है ना, वक्त के साथ चीजों को लर्न करता है, जैसे कि आई एम लर्निंग टेलीग्राम पर क्या चल रहा है, इंस्टाग्राम पर क्या चल रहा है, सबकी अपनी थीसिस होती हैं, सबके अपने एल्गोरिदम्स होते हैं, लिंक्डइन इज टोटली डिफरेंट, इंस्टाग्राम इज टोटली डिफरेंट। इंसान सीखता है, लर्निंग, एक तो लर्निंग आती है, और उसके बाद टेक्नोलॉजी का भी यूज करता है, टेक्नोलॉजी भी नए नए आती है। रोशन तिवारी कह रहा है कि मैम लोग धक्के खाते हैं, बिल्कुल सही जवाब बेटा। धक्के खाने की इंग्लिश क्या है? लर्निंग इम्पैक्ट्स, लर्निंग इफेक्ट्स। हाँ, बिल्कुल सही जवाब प्रत्युष, फेलियर से सीखता है। और साथ साथ बेटा एक बात बताऊं, इंसान क्या करता है वक्त के साथ ना, अपना प्रोडक्शन का जो लेवल होता है वो भी तो इंक्रीज करता है।
अब एक वक्त था कि जब मैं अपनी सिर्फ सिर्फ और सिर्फ 50 कॉपी निकालती थी हैंडमेड्स, फिर 100 हैंडमेड निकाले, फिर 500 हैंडमेड का मैंने प्रोडक्शन कराया, फिर 1000 का कराया। समझ रहे हो? अब ऑब्वियस सी बात है, जब मैं इसका एग्रीगेट बढ़ाती रहूंगी द कॉस्ट पर यूनिट विल ऑलवेज डिक्लाइन। यस और नो? अकॉर्ड क्या बोलते हैं, यही कॉन्सेप्ट आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ रखा है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के नाम से पढ़ रखा है। बच्चा कह रहा है मैम आज की क्लास इको की क्लास है या आज की क्लास एसएम की क्लास है, समझ नहीं आ रही। कोई बात नहीं। चलिए, क्या होता है, जहां पर इकोनॉमिक्स लगी तो मैंने उठा के वो टॉपिक्स एक साथ ही में ले आई। इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी कहते हैं इसको, बिल्कुल सही बात है। आज ही पढ़ाना है मैम, फिर से पढ़ना है मैम फिर से। अच्छा, इको की कल पेपर है इसलिए ना। चलो, तो दैट इज व्हाट द मेन पॉइंट इज कि प्रोडक्शन भी आपका क्या होता है, प्रोडक्शन का लेवल इंक्रीज करने से, क्योंकि हमारी जो फिक्स कॉस्ट है दैट रिमेन्स फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट जो होती है बस वही काउंट करनी रह जाती है। देयरफॉर द ओवरऑल कॉस्ट पर यूनिट डिक्लाइंस एंड देयरफॉर हमारी कॉस्ट डिक्लाइन होती है, हमारी सेल्स इंक्रीज हो जाती है और लोग को लगता है अरे हाँ, वक्त के साथ इसकी सेल्स इंक्रीज कर गई। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं बेटा, एक्सपीरियंस कर्व। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? एक्सपीरियंस कर्व। अब जैसे नाम दिया ना एक्सपीरियंस कर्व, तो कर्व तो बनाना पड़ेगा, कर्व तो बढ़ाना पड़ेगा। अब जो कर्व है वो कर्व में क्या क्या बनाना, देखो, प्रोडक्शन, बेसिकली प्रोडक्शन जो है टाइम को डिनोट कर रहा है, ठीक है। और मैं जब यहाँ पर बात करती हूँ वाई एक्सिस की, तो वाई एक्सिस पे मैं दिखा रही हूँ बेटा जी कॉस्ट। अब कॉस्ट क्या होती है, डिक्रीज करती रहती है वक्त के साथ। ये लो, तो ये ऐसे जाएगा एक्सपीरियंस। इजी सिंपल, याद रखो कॉस्ट क्या हो रही है, डिक्लाइन हो रही है, बस वहीं से आपने क्या कर देना है, ग्राफ बना देना। इजी सिंपल, कोई दिक्कत? एनी क्वेश्चंस अभी तक के लिए? प्रत्युष शुक्ला कॉन्वेक्स कॉनकेव पे आ गए हैं। यस, साकेत ने भी लिखा है बिकॉज ऑफ द फिक्स कॉस्ट रिमेन सेम। वेरी वेरी गुड, सारे बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हो गए हैं। चलिए, हाँ बहुत ही इजी था। अब वो टिप जो कि मैंने आपको कल दी थी इन द प्रीवियस एमसीक्यू सेशन, ठीक है। क्या हुआ था, आप लोगों में से जितने बच्चे लाइव उसको देख रहे थे, मैं आपको बताती हूँ कि कुछ क्वेश्चंस जो थे, कुछ क्वेश्चंस जो थे वो क्या थे, रिपीटेटिव थे। और फिर मैंने इसके ऊपर एक टिप दी थी, किसी को याद है वो टिप? किसी को याद है वो टिप? जब क्वेश्चन रिपीटेटिव आए थे, स्टार्टिंग में सारे बच्चों ने सही आंसर नहीं किया था, बट जब वो क्वेश्चन रिपीट होके आ रहा था फिर आप सही जवाब दे रहे थे, 100% सारे बच्चों का जवाब सही आ रहा था। तो मैंने क्या टिप दी थी आपको उस टाइम पर? अमन चला गया, देखो डेट पे चला गया, ये देखो ये गया, ये देखो गया, ये देखो डेट, ये रहा, निकल गया पतले के लिए। हाँ जी, कौन बताएगा मुझे? किसी को याद नहीं? यस, रिपीटेशन अमाउंट्स टू सक्सेस। रिपीटिशन से इंसान को याद रहता है, रिपीटिशन से अच्छा अच्छा हो रहा है। तो समझो, अब आप जो है आज कोई सामान बनाते हो, फिर कल कोई उस सामान को फिर बनाते हो। एग्जाम्पल, आप चाय बनाते हो, 10 बार चाय बनाओगे तो क्या होगा, धीरे धीरे करके आप क्या हो जाओगे उसके अंदर, एक्सपर्ट हो जाओगे, क्योंकि आप उसको क्या कर रहे हो, रिपीट कर रहे हो। तो इसका मतलब क्या है मेरे प्यारे बच्चों, कि एक्सपीरियंस कर्व में एक और बात सामने आती है, दैट repetition is also giving the person experience. Repetition is also giving the person experience. बात समझ आई? अब जैसे सीए के एग्जाम्स के लिए कहते हैं बेटा, मैं हमेशा बच्चों को कहती हूँ तुम्हारी मर्जी है मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हारी मर्जी। तुम्हारे पास दो चॉइस है। एक चॉइस तो ये है कि तुम जो हो अपने, जैसे तुमने टेस्ट दिया, तुमने टेस्ट पे रिपीटिशन करी, टेस्ट लिखने की आदत डाली, क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करा, मैंने होमवर्क का क्वेश्चन दिया तो प्रैक्टिस करा, फिर मुझे सेंड किया, इवैल्यूएशन हुई प्रॉपरली, राइट। एंड एक तरफ क्या है कि आप गए सीधा एग्जाम लिखने, वहां पर रिपीटिशन वाज एब्सेंट।
एंड देयरफॉर वहां पर सक्सेस रेट क्या हो जाता है, डिक्लाइन हो जाता है। और फिर आप अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट लगा रहे होते हो, तो या तो पहले ही रिपीटेशन कर लो, बिकॉज रिपीटेशन तो करना ही पड़ेगा, आंसर्स तो प्रैक्टिस करने ही पड़ेंगे, पहले ही लगा लो या बाद में लगाओ अटेम्प्ट के तौर पर। क्यों अमन, है ना? आ गए अमन भाई साहब। क्या हुआ, वो किसी और के साथ चली गई? फिर तब भी तो चला गया था। ओह चलो, कोई बात नहीं। ओके, सो आई बिलीव कि टॉपिक कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बट अगेन आई वुड से दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, शॉर्ट नोट में आ जाता है। शॉर्ट नोट में आपको क्या क्या बताना होता है वो मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, सबसे पहले एक्सपीरियंस कर्व। एक्सपीरियंस कर्व सबसे पहले आपको देना होता है इंट्रोडक्शन। क्या देना होता है, इंट्रोडक्शन, ठीक है। उसके बाद आपको मेन चीज देनी होती है, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मैं यहाँ लिख रही हूँ बेटा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कि जो एक्सपीरियंस आता है वो आता किन चीजों से है, यानी कि आता किन चीजों से है। हमारे को एक्सपीरियंस क्या क्या चीजें देकर जाती हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, यानी कि फैक्टर्स गिविंग एक्सपीरियंस। ये आपका एमसीक्यू में काफी रिलेवेंट है, काफी रोल पैदा करता है, एमसीक्यू का क्वेश्चन जिससे उठ के आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज बेटा जी फीचर्स। लास्ट इज बेटा जी डायग्राम, यानी कि कर्व, जो कि आप बना के ही आओगे। ओके, सो हमने क्या कर लिया, हमने कर्व समझ लिया, कर्व बहुत इजी है जो कि मैंने आपको बता दिया। फैक्टर्स गिविंग एक्सपीरियंस मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं, बट लेट अस राइट द फैक्टर्स, ताकि आपको यहाँ पर समझ में आ जाए कि एग्जाम में कैसे करना है। सबसे पहले बेटा लर्निंग इफेक्ट्स, इंसान लर्न करता है, जिंदगी के साथ धक्के खाता है, लर्न करता है। फिर दूसरा इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल कह लीजिए, या फिर आपको पूरा फुल बना के लिखना है कि प्रोडक्शन ज्यादा होता है ब्ला ब्ला ब्ला, आप वो भी कर सकते हैं, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। जैसा आपको लगता है वैसा आप कर सकते हो। नेक्स्ट, जो मैंने आपको बताया डेयरी मिल्क वाला एग्जाम्पल, उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट रीडिजाइन। डिजाइन चेंज करके आप कॉस्ट कटिंग वगैरह करते हो, ये भी आपको वक्त के साथ समझ में आता, राइट। लास्ट बट नॉट लीस्ट टेक्नोलॉजी। तो ये आपका एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन भी है, और ये आपको जब 4 नंबर का कोई शॉर्ट नोट लिखने के लिए आएगा तब भी आपको ये फैक्टर्स बताने पड़ेंगे। गिविंग यू 1 मिनट, चार को चारों फैक्टर एक बार रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, डन। आंखें बंद करो, चारों चारों पॉइंट एक बार याद दोबारा से। सबसे पहला क्या था, लर्निंग इफेक्ट्स, उसके बाद इकोनॉमीज ऑफ स्केल, उसके बाद डेयरी मिल्क वाला एग्जाम्पल, प्रोडक्ट रीडिजाइन, उसके बाद टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब आते हैं इसके इंट्रोडक्शन पर। अब इसका इंट्रोडक्शन जो है ना, ये चारों फैक्टर आपको याद हो गए ना, बस इन चारों फैक्टर से ही हम इसका इंट्रोडक्शन भी फ्रेम करेंगे ना। लेट अस सी द टेक्निक। ओके, चलो मैं आपको सिखाती हूँ। सबसे पहला पॉइंट आपने क्या याद किया, सबसे पहला पॉइंट आपने याद किया लर्निंग इफेक्ट्स। तो इंट्रोडक्शन में पहला पॉइंट आएगा बेटा, इट इज द लर्निंग कर्व। ये हमारी लर्निंग को दर्शाता है। तो एक्सपीरियंस कर्व क्या है, इट इज अ लर्निंग कर्व, सिंपल। चलो अब नेक्स्ट, इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होता है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होता है कि हमारा प्रोडक्शन जो होता है वो क्या होता है, इंक्रीज करता है। हमारा प्रोडक्शन का जो लेवल होता है वो वक्त के साथ इंक्रीज करता है, जिससे कि फिक्स कॉस्ट रिमेन सेम, वेरिएबल कॉस्ट जो होती है बस वो पड़ती है हमारे को, और इसीलिए द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट बिकम्स लेस। ये पूरा स्टेटमेंट आपको याद है,
तो आपको बताना है कैसे स्टेट करोगे. एक्सपीरियंस कर्व इज द लर्निंग कर्व. इट रेफर्स टू द डिक्लाइन इन द कॉस्ट. सुनिएगा ध्यान से. इट रेफर्स टू द डिक्लाइन इन द कॉस्ट पर यूनिट, इन द डिक्लाइन इन द कॉस्ट पर यूनिट because of the increment in the production which happens with the passage of time. राइट यानी कि जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल का कंटेंट था उसी को मैंने कॉल के लिख दिया इसके इंट्रोडक्शन के अंदर. यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई. देखो मैं आपको अलग अलग पॉइंट भी करा सकती हूँ बट इससे आपको बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा. नाउ नेक्स्ट, प्रत्युष, प्रोडक्ट रीडिजाइन. जब मैंने आपको डेयरी मिल्क का एग्जांपल दिया और मैंने आपको यहाँ पे लिखा बिफोर एंड आफ्टर, लिखा था बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर यानी कि पहले क्या था और अब क्या चल रहा है. यानी कि दिस कॉन्सेप्ट इज फोकसिंग ऑन, दिस कॉन्सेप्ट इज फोकसिंग ऑन वी लर्न एज वी ग्रो, वी लर्न एज वी ग्रो. यानी कि हम ग्रो करते रहते हैं और हम याद करते चलते हैं. तो डेयरी मिल्क के एग्जाम्पल को यहाँ पर लिखोगे वी लर्न एज वी ग्रो. तो थर्ड पॉइंट यहाँ पर मैं सेम लिख देती हूँ प्रोडक्ट रीडिजाइन के आगे बिकॉज डेयरी मिल्क से रिलेट करता है. वी लर्न एज वी ग्रो. खत्म. डन. अब आते हैं इसके फीचर्स पर. जो आपने पूरा ये लिखा है इसी में से घुमा फिरा के देखिएगा फीचर्स आते हैं. मैं आपके स्क्रीन के सामने लिखती हूँ, आप मुझे बताना ये पॉइंट आपको कहाँ से पता चला. ठीक है, बताना. पहला पॉइंट, मैं सॉरी स्टडी मैट, ये देखिए पहला पॉइंट आ जाइए. पहला पॉइंट बताना कहाँ से कॉपी पेस्ट हुआ. ये वाला पॉइंट कहाँ से आया कॉपी पेस्ट होके. इंट्रोडक्शन का थर्ड पॉइंट. ठीक है, चलो अब आ जाओ थर्ड पॉइंट के ऊपर. लार्ज एंड सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन पोजेस स्ट्रॉन्गर एक्सपीरियंस इफेक्ट. यानी कि जो ज्यादा लर्निंग की वजह से क्या आया, एक्सपीरियंस इफेक्ट आया. घूम फिर के वही सारी बात ये कर रहा है. ओके अब चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर जो कि इसका मेन पार्ट है विच इज इट मे प्रोवाइड द एडवांटेज ओवर दी कंपटीशन. ये दूसरों के कंपैरिजन में हमें क्या दे रहा है, एक एडवांटेज दे रहा है. अच्छा एडवांटेज दे रहा है, कैसे एडवांटेज दे रहा है. अरे भाई जिसके पास एक्सपीरियंस होगा तो वो हमें क्या देगा, एडवांटेज नहीं देगा तो क्या देगा बताओ, डिसएडवांटेज देगा क्या. एक्सपीरियंस तो हमेशा एडवांटेज ही देता है. ये नहीं भी बताता तो हम कर देते. और अब यहाँ पर आती है एग्जाम की एक टिप. ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, यहीं पर बता रही हूँ. आपको याद होगा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में मैंने आपको बताया था ऑब्जेक्टिव ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट दो होते हैं विच इज सीए एंड सीएस. याद है आपको, सीए एंड सीएस. सीए से क्या था, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, एंड सीएस से क्या था, कंपनी की सक्सेस. राइट. अब मैं आपको बताऊं जितने भी टॉपिक है ना, आपने वैल्यू चेन पढ़ा, आपने वैल्यू चेन पढ़ा, उसका क्या बेनिफिट है, क्या फीचर है उसका, कि उससे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है, उससे कंपनी सक्सेस मिलती है. ठीक है. एक्सपीरियंस कर्व का क्या एडवांटेज है, क्या फीचर है, सीए एंड सीएस. ठीक है. पीएलसी का क्या है, सीए एंड सीएस. यानी जहां पे कुछ ना मिले ना तो ऑब्जेक्टिव और वैसे मिलाकर ये कंटेंट तो ड्राफ्ट करके आ ही जाना. ठीक है. जैसे आपको याद होगा एक डायलॉग है जो कि आपने बीएसटी में बहुत यूज किया होगा, एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली. लास्ट में आप लगा देते थे एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली. तो मैं ये कहती हूँ कि अब स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के अंदर ये दो वर्ड याद रखो, सीए और सीएस. जब भी कुछ याद ना आ रहा हो, एक स्टेटमेंट एक्स्ट्रा ऐड करना हो, सीए एंड सीएस, सीए एंड सीएस लगा के अपना आंसर को इनहांस कर दो वहां पर. ठीक है. चलो तो दो हमारे फीचर्स थे, उसमें हमें क्या मिल रही है, एडवांटेज मिल रही है. लर्निंग इफेक्ट्स वाला सेम टू सेम आ गया. और आपका जो नेक्स्ट था दैट इज वी लर्न एज वी ग्रो. थर्ड पॉइंट ये आपका तीन के तीन पॉइंट्स आ गए. अगर आपको एक्स्ट्रा याद भी नहीं होता तो इसी में से घूम फिरा के लिख देना, तब भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे. और यहाँ पर आपको कर्व बनाना होगा. कर्व इज लाइक डिक्लाइनिंग. याद रखिएगा यहाँ पर कॉस्ट, मेन चीज क्या है, यहाँ पर कॉस्ट दिखा रहे हो आप. The cost declines as the production increases as the time increases. Done, 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 done. Easy. Now giving you 1 minute. पूरा एक्सपीरियंस कर्व आपके सामने है.
एक बार इसको रिवाइज कर लीजिए, पूरा एक्सपीरियंस कर आपके सामने, इसको एक बार रिवाइज कर लीजिए। चलिए आगे चले, क्लियर हो गया यहाँ तक, चले ना आगे, थम्स अप कर दीजिए फटाफट, थम्स अप कर दीजिए। ओके रोशन, मुझे एक बात बता, ये देख ये एक पर्सन है, ये है इन एक्सपीरियंस, इसको एक्सपीरियंस नहीं है, और ये एक पर्सन है, इसको एक्सपीरियंस है, ठीक है। चलो, तो अब मुझे ये बताओ कि जिस बंदे को एक्सपीरियंस है, जब कोई दूसरा बंदा, जब कोई दूसरा बंदा मार्केट में घुसने की कोशिश करेगा, तो ये उसको बचा रोक पाएगा या ये उसको रोक पाएगा? रोक पाएगा। क्या उसके पास स्ट्रेटजीज होंगी उसको रोक पाने की, है ना? तो यानी कि अगर कोई बंदा एक्सपीरियंस वाला होता है, तो उसके पास में एक बेनिफिट होता है, उसका एक बेनिफिट होता है, उसका एक सिग्निफिकेंस होता है। और क्या सिग्निफिकेंस है? कि इट मे बिकम बैरियर फॉर द न्यू एंट्री, बैरियर फॉर न्यू एंट्रेंट्स, न्यू एंट्री और न्यू, यानी कि वो बंदा दूसरों के लिए क्या होता है? दूसरों के लिए बैरियर बन के खड़ा होता है। बात समझ आई? रोशन तिवारी तुम बीड़ी मत फूको बेटा, यहाँ पर नीचे रखो, गुड। यस और नो? तो सिग्निफिकेंस भी हो गया, यानी कि पीएलसी एंड इट्स सिग्निफिकेंस, एक्सपीरियंस कर्व एंड इट्स सिग्निफिकेंस। ओके, अच्छा, बैरियर फॉर न्यू एंट्रेंट्स, चलो मैं एक एग्जांपल आपके सामने रखती हूँ, कैसे बैरियर क्रिएट करता है। जैसे कि जो बंदा एक्सपीरियंस वाला होता है, वो सबसे पहले तो वो बोलेगा मैं तो ब्रांड हूँ, एस्टैब्लिश्ड ब्रांड हूँ, है ना? समझ रहे हो? और सामने वाले को बोलेगा कि तू क्या ही कर लेगा, आजा तू। हाँ, लोगों को तो ब्रांड का पसंद है, लोग नहीं जा रहे, लोग पियेंगे तो बिस्लरी पियेंगे, लोग नहीं नीचे खिसक रहे, इससे जो करना है कर ले, आ रही तेरे तेरे जैसी बहुत टिस्लरी और ये और वो बहुत आ रही तेरे जैसी। समझ रहे हो मेरी बात? सो विद द पैसेज ऑफ टाइम एक्सपीरियंस आता है, एक्सपीरियंस आने से सामने वाले को बैरियर मिल जाता है, कि लग जाता है कि यार अब हम क्या करें, ज्यादा पैसा लगेगा। ज्यादा पैसा लगेगा, हाँ, मैं समझ गई। आई गेस दिस इज द थिंग डन बाय वोडाफोन, आई गेस, जब जियो ने लॉन्च किया था सस्ता, पता है? बताऊं? There is a price which we called as a, you can say, switching cost. Okay, तो व्हाट हैपन, जब जियो जियो अपना सब कुछ सस्ता वस्ता ले आया, प्लान व्लान ले आया, सब ले आया, अब लोग यूजर्स जो थे ना वो वहां शिफ्ट करने लग गए, क्योंकि नया आ रहा है। अब एक्सपीरियंस वाले बंदे को तो क्या है, दिक्कत हो रही है, समझ रहा है? अब वो कह रहा है कि मुझे ना बैरियर लगाना है, बैरियर लगाना है। तो जैसे मान लो मैं हूँ, अब आपको पता है कि मेरा जो नंबर्स हैं, ये नंबर्स मेरा बिजनेस के नंबर्स हैं, मेरा इस नंबर से मेरा बिजनेस चलता है, राइट? मैं इन नंबर्स को तो खोना नहीं चाहूंगी। तो क्या हुआ, वोडाफोन कंपनी ने बोला कि अगर आप मेरे नंबर से जियो पे शिफ्ट करते हैं, स्विच करते हैं, तो आपको ₹1000 पे करना पड़ेगा, दैट विल बी द स्विचिंग कॉस्ट। तो एक्सपीरियंस बंदे ने दिमाग लगाया कि भाई देखो ऐसा है, जो लोग एमी शैमी हैं वो तो किसी से भी बात कर ले, देखो, और जो लोग बिजनेसमैन हैं, जो लोग ऐसे से हैं जिनको अपना नंबर सेम रखना है, उनके लिए तो हम काम कर ही सकते हैं। तो हम आज भी बिल दे रहे हैं बेटा, कम से कम 600 रुपए का पर मंथ का बिल आता है हमारा, बताओ कोई बात है भला? समझ रहे हो?
मैं एग्री करती हूँ, बट द मेन पॉइंट इज कंपटीशन इज ऑलवेज ड्रिवन बाय द कंपटीशन एक्ट 2022 2002। ओके, सो आपकी जो भी चीज उस दायरे में फिट होती है वहां पर तब तक ओके है, दायरे में फिट नहीं होगी देन प्रॉब्लम्स आएंगी। अगर आप मोनोपोली क्रिएट करने की कोशिश करते हो, वो चीज कंपटीशन एक्ट ने मना कर रखी है, तो आप उसके दायरे में फिट नहीं होते हो, गए आप काम से। तो कंपटीशन एक्ट 2002 लगता है, ठीक है, अलॉन्ग विद पोमला विच इज प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 अगेन, उसको देख कर ही लॉज के अकॉर्डिंग आप जो काम करना चाहो कर सकते हो। अब हमारी सीए वाली इंडस्ट्री में देख लो, क्या क्या लोग कर रहे हैं हमें नहीं पता, बहुत लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, बट कोई कुछ गवर्नेंस है, कोई एक्ट की कुछ है, अभी तक तो कुछ भी नहीं है। बट क्या आपको मेन रेगुलेशन काम, मेन रेगुलेशंस रूल्स वगैरह उनको कंप्लाई करना पड़ेगा? हाँ, मेन वालों को तो करना पड़ेगा, वो तो आप नहीं कर सकते हैं। तो दैट इज व्हाट द पॉइंट्स आर, ठीक है। तो जैसे जियो ने लॉन्च किया था तो लोगों ने ऐसा स्विचिंग कॉस्ट लगाए थे, एंड ठीक है, हर एक बंदा अपनी बैटिंग करता है, तो गवर्नमेंट भी फुल चांस देती है, भाई सबको बैटिंग करने का अधिकार है, जिसका जाता हुआ बिजनेस दिखेगा तो वो भी करेगा ना। और मैं ये बताती हूँ कि क्या बोलते हैं, कई लोगों ने जियो के आने पे जियो को अच्छा भी माना, और कई लोगों ने जियो के आने पे कि भाई जो कॉस्टिंग है वो मतलब जैसे हमारे को मैं अगर बोलूँ तो लाइक आई फील प्राउड दैट आई एम नॉट अ जियो यूजर एग्जाम्पल समटाइम्स। जैसे कोई बंदा आईफोन यूज नहीं करता है ना, उसको यही होता है कि हाँ मैं तो आईफोन यूज कर रहा हूँ, चाहे काम का हो चाहे नहीं हो, चाहे सस्ता 10,000 में फोन में काम हो जाता है, बट वो फीलिंग आती है कि हाँ आई एम नॉट अ जियो यूजर, मैं फोकट वाला यूज नहीं करता, मैं पैसे पे करके यूज करता हूँ। तो ये वाली फीलिंग वाले लोग भी होते हैं, तो ठीक है, बहुत सारे तरीके के लोग हैं, वेराइटीज आर देयर। आज ही मैं बस कॉल वॉल आ रही थी, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे कॉल वॉल कर लेते हैं कि हाँ मैम ऐसे हमारे हमें आपकी क्लास परचेज करनी है, हमने प्रीवियस क्लासेस ली, पैसे डूब गए हमारे, ये है वो है, अब हमारे पास क्लासेस के पैसे नहीं है हमारे पास। तो वही होता है कि यार उस टाइम पे मैंने कहा भाई तब तुम भेड़ बकरी की चाल की तरह क्यों चल रहे थे फिर, ये बताओ मेरे को। तो कई लोग भेड़ बकरी की चाल की तरह मान लो जियो पे शिफ्ट हो रहे हैं, और मान लो एकदम से एक नेटवर्क कोलैप्स कर जाए तो वही सब लोग लुढ़क जाएंगे, है ना, प्रीमियम वाले बच जाएंगे। तो सबका प्रॉस एंड कॉन्स चल रहा है, सबकी चीज़ें चल रही हैं। हाँ प्रत्युष, सही बोल रहे हो, केस चला था, बट ठीक है, हर एक कंपनी का क्या है क्या नहीं है। मैं तो ये बोलती हूँ कि आप अपने चीज़ों को लेके आप पहले तो प्राइसेस के ऊपर भी लेके था भाई, आप जो है, अगर मैं सीए फील्ड की बात करूँ, आपको पता है, आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि क्या होता था, जैसे अगर मैं अपनी टीचिंग फील्ड की बात करूँ तो टीचिंग फील्ड में आप देखो कि अभी अभी हमने कॉन्सेप्ट भी पढ़ा कि आजकल जो है वो प्राइस इस बात से डिटरमाइन नहीं होता कि आपके कॉस्ट प्लस आप उस पर अपना मार्जिन ऐड करते हो फिर सेल्स प्राइस, ऐसे नहीं होता है। जबकि प्रिवेलिंग जो कंपटीशन पे प्राइस चल रहा होता है, आप उसको भी अपना थोड़ा सा कम करके आप रखते हो ताकि आप कंपटीशन में रह सको। दिस इज व्हाट द प्राइसिंग सिनेरियो राइट नाउ इज द। सो लुकिंग टुवर्ड्स दिस सिनेरियो, क्या हुआ इन द फील्ड ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी ऑल्सो, लोगों ने पता है क्या करना चालू किया, हमारे यहाँ 500 रुपए में आईटीआर भरी जाती है, मतलब लोगों ने इतना मंदा कर दिया सर्विसेज, जो क्वालिटी थी, जो प्राइसिंग थी ना वो इतनी ज़्यादा कम कर दी, मंदी कर दी। 500 रुपए में आईटीआर भर रहे हैं लोग, 100 रुपए में जीएसटी रिटर्न भर रहे हैं लोग, मतलब सिर्फ रजिस्ट्रेशन के चार्जेस दे दो जीएसटी के, बाकी हम फ्री फोकट में बैठे हैं जी। बहुत डिक्रीमेंट कर दिया था प्राइसेस के अंदर। अब इससे पूरा का पूरा जो एक हमारा पूरा का पूरा कंपटीशन होता है, पूरे लोग होते हैं वो हिल जाते हैं, पूरा मार्केट जो होता है वो हिल जाता है। तो आईसीएआई ने लॉन्च कर दिया प्राइसिंग, कि आप मिनिमम प्राइसिंग लॉन्च कर दी, कि आप कुछ भी कर रहे हो बट आप अपने क्लाइंट से इससे कम चार्ज कर ही नहीं सकते हो, कहानी खत्म। लॉन्च कर दिया ना आईसीआई ने। सो आईसीआई केम इनटू फ्रेमवर्क, जब उनको मार्केट बिल्कुल ऐसे लगे कि भाई अब तो हाथ से चली गई, तो आया ना। तो राइट ना आप जितने भी सीए के पास जाओगे ना, दोज ऑल वुड बी चार्जिंग एटलीस्ट दैट मिनिमम, ठीक है। अगर वो मिनिमम चार्ज नहीं करते फिर कौन लपेटे में आएगा, फिर वो बंदा लपेटे में आएगा, क्योंकि आईसीएआई की नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग उसको चलना था। बट चार्टर्ड अकाउंटेंट है ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट कुछ भी कर सकता है। फीस कब आई, कितनी की आई, इसको प्रूफ करने में बहुत टाइम लग जाएगा, ये बहुत लंबी लंबी बातें हैं, लूप होल तो हर जगह है, हमारी क्लासेस में भी लूप होल पता नहीं शायद होगी। ऐसे तो हम ट्राई करते हैं कि टू द बेस्ट टेक्नोलॉजी के हम लूप होल कराएं। ठीक है चलो।
ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। आई होप कि आपको आज के टॉपिक्स जो है क्लियर हो गए होंगे। तो आज का होमवर्क वाला क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ। व्हाट इज योर होमवर्क क्वेश्चन, जाते जाते। ये देखिए, ये तीनों क्वेश्चंस आज हमारे हो चुके हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन, एक्सपीरियंस कर्व एंड इट्स रेलेवेंस इन द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, पीएलसी एंड इट्स सिग्निफिकेंस, एंड उसके बाद पोर्टर का 5 फोर्सेस मॉडल, जो कि आपका होमवर्क वाला क्वेश्चन है। ये तीनों क्वेश्चन आज के हमारे आज की क्लास से ही पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो आपने जो है बेटा क्या करना है, जो पहला वाला क्वेश्चन है उसकी फ्रेमिंग मुझे करके देनी है अपने अकॉर्डिंग, एंड वो करके देना है अकॉर्डिंग टू चैप्टर नंबर 2, पूरा मतलब अच्छे से प्रेजेंट करके आपको ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 जो है, ये मेल करवाना है अपना होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 1 ये फ्रेम करके आपको मुझे भेजना है। ठीक है, एंड उसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 एक बार रीड जरूर कर लेना अपनी बुक से, फिर फ्रेम करिएगा। और 3 करने से पहले आपको वो वीडियो देखनी ही पड़ेगी। वीडियो कंप्लीट कर लेना। आज दिन कौन सा है, टुडे इज मंडे ना। हाँ, तो बस ठीक है, अब क्रिसमस की छुट्टी भी होगी आपकी तो अभी, और शाम को रात को देख लेना, आराम से देख लोगे ना वेडनेसडे तक, कोई सी दिक्कत की बात तो नहीं है। 1 घंटे की वीडियो है अप्रॉक्स। दैट्स द होमवर्क पार्ट। तो 1 घंटे का आपका वो हो गया। 15 से 20 मिनट आपको फ्रेमिंग के लग जाएंगे, बस इतना ही आपको मैंने होमवर्क दिया है। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। अब मिलेंगे सीधा वेडनेसडे को। और आप मुझे बता दीजिएगा, मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से जो बच्चे मेरी लाइव क्लास में आते हैं, जो लाइव क्लास के मज़े लेते हैं पूरे के पूरे, मैं उनसे पोल करके पूछूंगी। क्योंकि हमारा जो न्यू ईयर है बेटा जी, आपको पता होगा कि न्यू ईयर मंडे को ही पड़ रहा है, फर्स्ट का न्यू ईयर है। ठीक है, तो क्रिसमस पे मैंने क्लास रख ली थी, तो आप न्यू ईयर पे क्लास रखना चाहोगे या नहीं रखना चाहोगे, वो मैं नेक्स्ट क्लास में पूछूंगी आपसे, अब आज नहीं पूछ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में अपने अपने बंदे और बंदियों से पूछ पाछ के प्रोग्राम वोग्राम क्या है, ठीक है, फिर मुझे बता देना। हम मैं तो सिंगल, मेरा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है मैं तो अवेलेबल हूँ। ओके, और जिसने मना किया समझ लेना वो अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो बस बाकी जो आएंगे, हाँ ठीक है, जो हाँ करेंगे मतलब, इसका मतलब वो भी मेरे जैसे ही है ना। 31st का तो संडे है ना। हाँ, नहीं वो तो, हाँ नहीं, एमसीक्यू तो चैप्टर खत्म होने के बाद रखेंगे अपन। तो चैप्टर नंबर 2 फिनिश के बाद ही एमसीक्यू सेशन आएगा। हाँ हाँ, तो हाँ इसीलिए तो वो तो मेरे को नहीं समझ आती है कि 30, पता नहीं कत्ते सुबह सुबह ऐसे 1 तारीख को ही बस प्रॉब्लम होता है कि ऐसे 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 करके। हाँ क्या मैडम, रोशन तो पता नहीं कहाँ आई, बताओ। तो फिर इसीलिए मतलब बच्चा अपना लाइव सेशन वाला जो रिकॉर्डेड देखता है, ठीक है, उसका तो कोई दिक्कत नहीं है, वो रिकॉर्डेड ही देख लेगा। मेरा होश में होना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है बाकी किसी का हो या ना हो, स्टिल क्लास करनी है या छुट्टी करनी है वो आप मुझे बता देना। ठीक है, तो मैं अगली क्लास में आपसे पूछूँ। ओके, चलो बाय एवरीवन, गुड नाइट, मेरी क्रिसमस, सेलिब्रेट एंड एंजॉय।